बनारस जैसे शहर से निकलना, फिर वेबकुल जैसी जो बड़ी संस्था है उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी है। लेकिन जब एक बार मैं कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो सडनली मैं एमलेस हो गया कि मेरे फादर ने कभी मुझसे नहीं कहा होगा कि नहीं तुम आईएएस बन जाओ या तुम बड़े ऑफिसर बन जाओ, ये बन जाओ। स्किलिंग का कंपोनेंट जो है वो कैसे इससे मतलब लिंक हो सकता है? जितनी ट्रैकेबिलिटी आसान होगी उतनी पॉसिबिलिटी ऑफ काइंड ऑफ लैकनेस कम। We feel that we need to build the culture. How such infrastructure or tools they help in building the culture. ये डिपार्टमेंट ओपन किया, इसका टारगेट रखा कि नहीं इतने दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचा तो चलो सबको फायर कर दो। तो आज तक किसी बंदे को इसलिए नहीं फायर किया गया कि उसके प्रोजेक्ट में पैसे नहीं आ रहे या उसके प्रोजेक्ट से मनी नहीं आ रही है। हमने ये हमेशा कि वो बंदा कैपेबल है कि नहीं है, उसके अंदर कोई अच्छी स्किल सेट है या नहीं। अच्छी स्किल सेट है तो विल फिगर आउट। दोस्तों, जीटी लॉग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। मैं अनुराग वाजपेयी, आपका होस्ट। मेरे साथ में मेरे गेस्ट हैं विनय यादव। विनय की जर्नी बहुत ही असाधारण रही है। विनय ने बनारस के केंद्रीय विद्यालय से स्कूल की शिक्षा अर्जित की, जीएसएस एकेडमी से इंजीनियरिंग, और फिर आज के समय में वो 500 लोगों से भी ज़्यादा की जो लोग हैं उनकी एक संस्था वेबकुल को संचालित कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि क्या इस जर्नी में उन्होंने अपने जीवन के जो असाधारण जर्नी रही उसमें क्या क्या उन्होंने कैसे अचीव किया है, क्या क्या सीखा है, और क्या उस लर्निंग को हम सब लोग भी अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन तो विनय यही है। एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं चाहता भी हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही मुश्किल रहता है हमेशा हर एक के लिए। तो जो को फाउंडर का जो बोध ज्ञान है वो आपको हुआ कैसे? हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज योर पार्टनर अमंग ऑल द टीममेट्स? तो थोड़ा सा हमें उस जर्नी से स्टार्ट करके बताइए। सबसे पहले थैंक्स फॉर कॉलिंग मी भैया, एंड आई एम रियली बिग फैन ऑफ दिस ब्लॉग एंड दिस होल पॉडकास्ट सीरीज, क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब डिफरेंट डायमेंशन से डिफरेंट इंडस्ट्रीज लोग आए हैं, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो लीगल हो, इवन एनर्जी, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो सच में ये जो आपने शुरू किया पॉडकास्ट, उसमें इतनी नॉलेज की बातें हैं, तो यदि आज मैं कुछ भी उसमें ऐड कर पाऊंगा तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच भाई। आई थिंक मुझे पर्सनली लगता है कि जो जर्नी तुम्हारी है वो अपने आप में एक बहुत ही एक प्रेरणादायक सोर्स है लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे बनारस जैसे शहर से निकलना, नोएडा के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग करना, ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे और उसमें से कुछ लोग निकल करके फिर वेबकुल जैसी जो बड़ी संस्था है उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी है। तो मतलब एक बार वो कहानी आज साधारण शब्दों में सुनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो को फाउंडर से आने से पहले आते कि हम उस थॉट तक कैसे पहुंचे कि बिजनेस करना चाहिए। तो उसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड ये है कि मतलब बचपन से ही थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मैं चीजों को लेके ओपन माइंडेड रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब मैं बहुत बाद में समझा, लेकिन मतलब मुझे अच्छे से याद है कि एक मूवी थी, कोई बहुत पुरानी मूवी थी, और मैं शायद क्लास 5th या 6th में रहूंगा। मुझे वो पूरा सीन होता है, बचपन कुछ सीन एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में बैठे होते हैं। हाँ। तो मुझे सीन याद है, तो उससे मैंने बिल्कुल मेरे दिमाग में बिजनेस नहीं करना है। तो वो तब से लेके बिजनेस, जब तक मैं जेएसएस के फर्स्ट ईयर में नहीं आया, अच्छा, तब तक बिजनेस वाज नेवर ऑन द टेबल। अच्छा, उसके बारे में कोई, क्योंकि एक बैरियर आ गया तो एक दिमाग में, हाँ बिल्कुल, इमेज क्रिएट हुआ, एक इमेज क्रिएट हो गई और वो पैरामीटर बन गया। और मैं डिसीजन कुछ इस तरह से लेता हूँ कि मतलब मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो आई मस्ट हैव द रीजन कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ। तो मेरे पास वो एक बड़ा पैरामीटर था। तो कभी भी मैं ये नहीं सोचता था कि मैं बिजनेस करूंगा। मैं ये सोचता था, चलो मुझे मैथमेटिक्स से बहुत लगाव था, तो शायद मैथमेटिशियन बन जाऊंगा, या फिर जब थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाऊंगा। छोटे में चेस अच्छा खेलता था, तो ये भी था चलो कुछ हो तो चेस प्लेयर बन जाएंगे। तो इस तरह के डायमेंशन में मैं घूमता था। nice. और जब जेएसएस आया तो जेएसएस आने के कुछ मतलब समहाउ क्या हुआ ना कि उससे पहले तक तो लाइफ के गोल बड़े
क्लियर थे ना कि हाँ स्कूल में अच्छा करना है, टॉप आने का ट्राई करना है, टॉप आना है, फिर IIT निकालना है। तो उस समय तक मेरी लाइफ में हमेशा एम रहा है, मतलब बहुत छोटे से, मुझे याद है शायद क्लास 3rd या 4th के बाद से मेरे पास हमेशा एक एम रहा है और मैं उसी एम में बिजी रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ इधर उधर ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन कम रहा लाइफ में। वेरी नाइस। तो वो एम चलता रहा, लेकिन जब एक बार मैं कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो सडनली मैं एमलेस हो गया। और वहां पे भी एक मतलब फादर की एक अपब्रिंगिंग का जो एक बहुत बड़ा रोल रहा कि मेरे फादर ने कभी मुझसे नहीं कहा होगा कि नहीं तुम IAS बन जाओ या तुम बड़े ऑफिसर बन जाओ, ये बन जाओ। तो मतलब एक होता ना कि क्योंकि मतलब मैं कहता हूँ फादर के अंदर कोई अभाव का सेंस नहीं था, इसलिए मेरे अंदर भी कोई ऐसा अभाव का सेंस नहीं था। तो यदि ये होता ना कि नहीं मुझे IAS निकालना है, जबकि मतलब फादर भी मतलब काफी अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से थे, मैं कहूँ तो अपने टाइम में क्लास 10th में वो 75% यूपी बोर्ड लाए होंगे। अरे वाह। तो वो गाजीपुर में तो अभी भी वो रिकॉर्ड है उनके स्कूल वगैरह में। नाइस। हाँ। तो इस तरह के एकेडमिक बैकग्राउंड से थे, मैं खुद IIT वगैरह के एग्जाम दे रखे होंगे। लेकिन ऑनेस्टली जब मैं क्लास 11th में आया उस समय तो पहले मुझे नहीं पता था कि बीटेक क्या होता है, IIT क्या होता है या IAS क्या होता है, क्योंकि पिताजी ने कभी उसको उस तरह से नहीं रखा कि बेटा देखो मैं नहीं बन पाया बट तुम्हारे अंदर ये, तो वो कभी था ही नहीं। तो आई वॉज सडनली बिकम एमलेस। जैसे मैं जेएसएस में आया तो समहाउ जो होता है सोसाइटी का, तो ये था कि कॉलेज इज नॉट ओनली फॉर स्टडी, बट पढ़ाई करनी चाहिए वो अलग बात है, बट एक जो एक्चुअल था कि ओनली गेटिंग नंबर्स मतलब ऐसा कॉलेज के लिए नहीं है। तो मैं बिल्कुल एमलेस हो गया। तो आई वॉज रियली लुकिंग फॉर कि व्हाट शुड आई डू। ठीक है, एकदम, क्योंकि पहले तो कोई वो नहीं था ना, कोई भार नहीं था, कोई वैसा नहीं था कि नहीं IAS निकाल दिखाते हैं। यदि वो होता तो बिजनेस कभी नहीं होता। ठीक है। यदि मेरे पिताजी ने वो कहा कि IAS सबसे अच्छा होता है या ये सबसे अच्छा होता है तो मैं अपनी जर्नी पे नहीं जाता। और वो जर्नी स्टार्ट हुई जेएसएस आने के बाद। उससे पहले तो हमेशा एम था कि हाँ चलो करते हो। ठीक है। तो उसी जर्नी में समहाउ बिल गेट्स, स्टीव जॉब, इन लोगों की जब स्टोरी, गूगल, इन लोगों की जब स्टोरीज हमें मिलने शुरू हुई, ये लगभग पहले फर्स्ट टाइम ऑफ दी वो बीटेक हो, तो ये एक एहसास हो नहीं यार, मतलब विदाउट बीइंग बैड और एविल भी, जैसे गूगल का समय था डोंट बी एविल, उसका पहले जो स्टार्टिंग में, तो विदाउट बीइंग एविल भी तुम बिजनेस कर सकते हो। और स्पेशली सॉफ्टवेयर फील्ड में, क्योंकि समहाउ वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन थोड़ा कम होता है, टेंडर से जो नॉर्मल जो बिजनेस मॉडल है उसके अपेक्षा, तो समहाउ लगा कि नहीं दिस इज समथिंग जो कि मतलब बिना मतलब वो एक मेन जो वजह थी वो खत्म हो गई। तो वही कि पैरामीटर बेस्ड रीजन, तो वो मेन जो पैरामीटर था कि बिजनेस क्यों नहीं करना है, तो फिर एक एम जो है एस्टैब्लिश हो गया। मतलब ये एक आ गया बोर्ड पे कि नहीं बिजनेस भी एक ऑप्शन किया जा सकता है। फिर फर्दर जो उसमें मैं और गया तो मैं कहा नहीं मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैं फर्दर और इंटरनल था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि नहीं मतलब पैसे के लिए बहुत कुछ करना है, तो समहाउ मैं तो आ गया कि मैं कर सकता हूँ। तो अराउंड मुलाकात विपिन से कब हुई? विपिन तो ड्यूरिंग रैगिंग पे मुलाकात हुई थी। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। विपिन जब शुरू में क्या था कि सुरेंद्र साहब भैया जो है, तो वो विपिन के रिश्ते में है, तो हम लोग 2005 में नोएडा में आए हैं और सुरेंद्र भैया भी 2005 में नोएडा में है, रुड़की से पास आउट होकर। करेक्ट। तो सेम टाइम में था, तो शुरू में रैगिंग वगैरह होती थी, तो स्टार्टिंग के पहले महीने तो विपिन भागे रहता था भैया क्या। तो हमारा लगभग 1 महीने बाद हमें क्या हुआ कि उस समय रैगिंग तो कम लेकिन असाइनमेंट ज्यादा मिलते थे। मैं सीनियर अपना असाइनमेंट लाके दे देते कि भाई तुम करो। तो विपिन से जो सबसे पहला मुझे याद है कि मैं रूम नंबर 16 था, तो एक थोड़ी दूर में मतलब एक डायगोनल से थोड़ा आगे रूम नंबर 19 था उसका। तो मैं सुबह ऐसे रूम में घुसा तो विपिन एक गंजी पहने हुए, और उसमें विपिन मतलब सही में माचिस से ज्यादा वो नहीं था। अच्छा। तो वो गंजी पहने हुए किसी एक को बिल्कुल बैटरी समझा रहा था। कोई एक लड़का था, वो अनुज था, मतलब पूरा सीन याद है, अनुज में। तो वो उसको बैटरी समझा रहा था कि देखो बैटरी में ये होता है, ये केमिकल्स होते हैं। तो वो होता है ना कि एक होता है कि एक बेसिक होता है कि हाँ ये 2 रॉड है, एक होता है उसमें और डीप चले जाता है, नोड कैथोड के बियॉन्ड जाकर, तो एकदम उसके अंदर जाके तो मेन सॉल्यूशन मतलब थोड़ा डिटेल। तो मैं सुना तो मैं कहा नहीं ये अपने टाइप का नहीं है, ये कुछ ज्यादा मतलब डीपर स्टडी, ठीक है कॉन्सेप्ट है, लेकिन तो मैं कहा नहीं अपने टाइप का नहीं है। तो मैं याद है ऐसे रूम खोला और मैं रूम बंद करके कि भाई इतनी पढ़ाई डीप में तो नहीं है हमारे लिए, तो मैं वापस आ गया हूँ। तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर एक सडनली 1 मंथ के बाद क्या हुआ कि एक सीनियर ने एक असाइनमेंट दिया, मुझे असाइनमेंट दिया, विपिन को जाके असाइनमेंट दिया, तो उसकी मास्टर कॉपी एक थी। तो उसने विपिन को लाके बैठा दिया कि चलो इससे हमें कॉपी करना है।
तो अब वो बैठ के करना ही है। तो मेरे रूम में तो विपिन, जब 2-3 घंटे हम असाइनमेंट कर रहे थे, तो उसमें फिर विपिन अपना गाने गा रहा है, तो मतलब अपने नेचुरल फॉर्म में है। तो फिर थोड़ा सा आपस की ट्यूनिंग बैठी कि नहीं यार, मतलब थोड़ा नॉर्मल है, मतलब एकदम किताबी कीड़ा भी नहीं है। और मतलब फिर वो एक ट्यूनिंग, वो मस्ती, वो असाइनमेंट करते वक्त, और वो हमने इतनी मस्ती से असाइनमेंट किया था, असाइनमेंट के हमने बुरे हाल कर दिए, क्योंकि मतलब होता है ना कहीं बीच में कुछ भी छोड़ दे रहे हैं। फिर फाइनली सुबह असाइनमेंट दे दिया सीनियर को, तो सीनियर 1 घंटे बाद आके कह रहा है कि भाई इसको अरेंज तो कर दो, किस ऑर्डर में लिखा गया है। तो हम कह रहे हैं अरेंज तो नहीं हो पाएगा ये, हमें खुद नहीं पता कहाँ का हमने क्या छोड़ा है। तो पहला जो एक प्रॉपर जो इंटरेक्शन हुआ, और विपिन भी क्योंकि उस समय स्टार्टिंग में हॉस्टल में कम रहता था, तो उसको एक बेस मिला, तो फिर हम लोग हॉस्टल में फिर सेटल हो गए। फिर वही कि रोबोटिक्स कंपटीशन वगैरह सब बहुत। फिर ये वेबकूल कब से स्टार्ट हुआ? वेबकूल एक्चुअली मतलब फॉर्मली तो आफ्टर कॉलेज हुआ, लेकिन हम क्योंकि रूममेट्स रहे या अगल बगल रहते रहे, तो धीरे धीरे बहुत मतलब हम आपस में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। और मतलब फॉर्मली तो हमने वेबकूल का डोमेन जो खरीदा है वो 15 अगस्त 2009 में खरीदा है। अच्छा। तो आज भी हम 15 अगस्त में बैठे हैं। अच्छा, अरे वाह। तो मुझे अच्छे से याद है, एनिवर्सरी है। हाँ, मतलब उस डोमेन के नाम, हाँ, डोमेन के नाम। हाँ, कि वो एज ए फॉर्मली कंपनी तो 26 अगस्त 2010 में फॉर्म हुई। अच्छा। लेकिन डोमेन जो मैंने खरीदा है, तो विपिन और भाई जो कॉलेज में मतलब हमारी जर्नी थोड़ी अलग अलग भी रही, और मतलब हम साथ रहे बहुत समय, हम रूममेट रहे, एक साथ रहे। और एक होता है कि मतलब होता है दोस्ती एक लेवल बन चुकी है, लेकिन हम बहुत कुछ ट्राई किया, विपिन अपने एंड पे बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ हमने साथ में ट्राई किए हैं। वेरी नाइस। तो वेबकूल जो है फिर वो 26 अगस्त 2000 हाँ, लेकिन वो काम मतलब वैसे 26 अगस्त 2010 को तो रजिस्ट्रेशन हुआ था। हमने 15 अगस्त 2009 में वो ले लिया था, और दिसंबर 2009 से हम मतलब एक साथ रह के काम करना शुरू कर दिए थे। नहीं ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस जर्नी को फ्रेगमेंटाइज करता हूँ, है ना। अब इमेजिन करो जैसे वेबकूल का जो डेवलपमेंट है आज के टाइम में लगभग 500-600 लोग होंगे। तो मुझे लगता है कि मान लो 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, और फिर उसी में देखते हैं कि हम कैसे बिजनेस को स्ट्रक्चर कैसे करना है ना। तो थोड़ा सा उस तरीके से ऑर्गेनिक फॉर्म में डेवलप करते हैं। तो पहले तो तुम 2 लोग थे, है ना। और उसके बाद जब ये बताओ कि 2 से 10 की जर्नी और 10 से 100 की जर्नी, और 100 से लेट्स से 500 की जर्नी, ठीक है। तो 2 से 10 वाले की जर्नी में तो मतलब जनरली चैलेंज नहीं होते हैं। इट इज मोर लाइक तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है, और कोशिश भी करते हो 24 में 24 तो दे दो, है ना। तो मतलब थोड़ा सा उस तरीके से बताओ कि पहले जो स्टेज है वो फिर वो कब चेंज हुआ 10 से 100 वाले में, और क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़े। तो पहले स्टेज की एकदम बात करते हैं कि ओरिजिनल मैं कहता हूँ वेबकूल, मैं कहता हूँ थोड़ा यूनिक बिजनेस अपने आप में, क्योंकि मैं कहता हूँ ये एक्चुअली आइडिया बेस्ड बिजनेस ही नहीं है। कोई यदि कहे कि व्हाट वाज द आइडिया, तो देयर वाज नो आइडिया। ये आइडिया बेस्ड बिजनेस है नहीं, इसको कुछ अलग से हम इसे कहते हैं कैपेबिलिटी बेस्ड बिजनेस है। अच्छा। मतलब मैंने विपिन ने क्यों किया कि हम दोनों को एक दूसरे की कैपेबिलिटी पे 1% डाउट नहीं था। अच्छा। हम दोनों जानते थे कि हम दोनों कर सकते हैं। अरे वाह। हम करने पे आए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक मतलब क्या बना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ही नहीं। इवन मान लीजिए हम एग्री भी नहीं हो एक दूसरे क्या बना रहे हैं, लेकिन बताइए नहीं हम दोनों करेंगे, तो वी हैव द कैपेबिलिटी। तो ये कैपेबिलिटी बेस्ड स्टार्टअप था, ठीक है। और वो काइंड ऑफ आज तक ही, हम आज तक भी कैपेबिलिटी को बहुत वो करते हैं, प्रेज करते हैं। हाँ। और उसका आज तक भी मैं कहूँ कि हमने किसी को इसलिए नहीं फायर किया होगा कि यार देखो ये तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये तो लेट्स से हमने जावा में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये तो चला नहीं, तो भाई अब तो तुम जाओ। हम कहेंगे यार तुम्हारी मतलब कैलिबर वाले बंदे हो, तो हम तुमसे कुछ और करा लेंगे, तुम्हारी कैपेबिलिटी है। हाँ, तो वो यदि वो उस तरह से ना कि ये डिपार्टमेंट ओपन किया, इसका टारगेट रखा कि इतने दिन में यहाँ तक नहीं पहुंचा, तो चलो सबको फायर कर दो, तो आज तक किसी बंदे को इसलिए नहीं फायर किया गया कि उसके प्रोजेक्ट में पैसे नहीं आ रहे, या उसके प्रोजेक्ट से मनी नहीं आ रही है। हमने ये हमेशा कि वो बंदा कैपेबल है कि नहीं है, उसके अंदर कोई अच्छी स्किल सेट है या नहीं। अच्छी स्किल सेट है तो वी विल फिगर आउट। वेरी नाइस। तो ये हमारा मेन तो हम कैपेबिलिटी बेस्ड स्टार्टअप है। तो स्टार्टिंग में जो एकदम जो था कि हम जस्ट वही हॉबिस क्लब की तरह हम लोग का ये अभी भी H222 जो सिंगल रूम के फ्लैट होते हैं ना, वो सेक्टर 22 में था। LIG तो सबसे लोवेस्ट होता होगा, LIG सबसे लोवेस्ट होता है। तो उसमें जैसे आगे एक छोटा सा रूम था, सबसे लोवेस्ट EWS होता है, तो पता नहीं जो भी था, मतलब LIG होगा। आगे एक रूम है, पीछे एक किचन है, और एक बाथरूम अटैच है, इतना ही है वो। और वो सीढ़ी ऐसे गोल सी लगी हुई है, उससे हम डालते, लेकिन वो वन ऑफ द लकीएस्ट रूम है। वेरी नाइस। तो उसमें जैसा कि एक आगे
रूम था, पीछे किचन था, तो किचन को मैंने अपना रूम बना लिया था, विपिन आगे रूम में था, बाथरूम अटैच था, खाना हम बाहर खाते थे, और हमने लगभग मतलब 1-2 महीने हमने वहां बिल्कुल 0 पैसे पे काम किया है, कि नॉट गेटिंग एनी मनी, बट कोई डिमोटिवेशन भी नहीं है, एकदम 0, मतलब मैं ज्यादा 2 महीने 1 रुपए नहीं आए थे, नॉट अ सिंगल मनी। तो मतलब हमारा सिंपल वो था कि तो समहाउ हमें, मुझे अच्छी याद है कि 1 फेब के बाद वो 2 महीने की जो मेहनत थी, धीरे धीरे मतलब आइडिया तो ये था कि वी विल बिल्ड सम प्रोडक्ट, और इन पैरेलल मतलब उस समय मैं ये था कि फेसबुक ऐप मुझे वो था कि फेसबुक पे हम एप्स बना के मतलब वी कैन बिल्ड समथिंग अराउंड देयर, और विपिन के एंड पे था कि जुमला पे कुछ प्लगइन्स बना के, तो हमारा ये था कि ये प्रोडक्ट बनाने हैं, लेकिन ये भी था कि फेसबुक पे भी एप्स जो है यदि वो एड मॉडल, तो इट्स नॉट कि डे 1 पे बहुत ज्यादा आने लग जाएगा, और प्लगइन्स भी जो उस समय तो प्लगइन कोई बिजनेस मॉडल नहीं था, होता है ना कि वो प्लगइन्स लोग बस कंपनी एज ए मार्केटिंग के लिए तो बना देती थी, तो ये था उस समय $10 $15 के कोई प्लगइन, तो लेकिन हमें ये था कि नहीं हम इसको बिल्ड करते रहेंगे, तो वहां से कुछ कुछ मनी आएंगी। अभी सिर्फ 2 ही लोग थे, हमने स्टार्टिंग में मतलब दिसंबर के स्टार्टिंग में एक विपिन का एक फ्रेंड था, एज ए इंटर्न को भी रख लिया था, वो भी इसलिए रखा था कि वी डोंट वांट टू बी फ्रीलांसर्स, हमें ये था कि ऐसा ना हो कि हम फ्रीलांसर माइंडसेट में आ जाए, ठीक है, कि हमें सर्विस तो करनी है, क्योंकि हमें सर्विस से फ्यूल करना है, बट एट द एंड हमें प्रोडक्ट बनाने बहुत ढेर सारे बनाने हैं, और हमें स्केल करना, वी नीड टू बिल्ड अ कंपनी, ये नहीं कि हम बस अपना गुजारा तो कर लेंगे, इतना तो बहुत होता है कि अपना तो कर ही लेंगे, तो इसलिए हम एक बंदा हायर कर लिए थे, और वो एज ए इंटर्न हायर किए, तो वो भी वहां पे आता था, उसको सिखाते थे, तो फर्स्ट लायबिलिटी जो थी वो वो इंटर्न था, लेकिन उसमें भी था कि भाई 2 महीने दिखाएंगे तुम्हें, और ही इज वेरी ओके, क्योंकि उस समय ब्लड बाथ सच में चल रहा था, इंजीनियर्स को भी पैसे नहीं मिल रहे थे, तो आप तो समझ लो, तो लोग सीखने के लिए काफी करते थे, तो फर्स्ट फेब के आसपास 2008 का जो लेमन ब्रदर्स से सब वाला जो तो वो सब था, तो वो चला 2010 तक चला था पूरा, तो हमें मतलब एक तरफ हमने प्लगइन बनाना शुरू किया, मैंने फेसबुक पे अपनी एप्लीकेशन बनानी शुरू की, तो दोनों अलग चीज पे काम कर रहे थे, विथ कंप्लीट ट्रस्ट इन ईच अदर, और फिर हमें धीरे धीरे क्लाइंट कन्वर्ट होने शुरू हुए, तो जुमला पे विपिन को क्लाइंट मिलने शुरू हुए, फेसबुक एप्लीकेशन पे मुझे क्लाइंट मिलने शुरू हुए, और सडनली फेब में जो हमें काइंड ऑफ जो प्रोजेक्ट मिला, वो काइंड ऑफ 1 लाख के अराउंड में था। अच्छा, तो इट वाज मैजिकल उस समय के हिसाब से, क्योंकि 1 लाख तो पहले बहुत पैसे थे, हाँ मतलब बिल्कुल उस समय 1 लाख रुपए, तो हमें 1 लाख, तो हमें लगा नहीं दम तो है, चीजें हो जाएंगी। फिर वही है कि हमें आ जाएगी, प्लगइन बिकने शुरू हो गए, तो वो व्हील घूम गई, और स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि क्योंकि हम कॉलेज में थोड़ा हमारा इन्फ्लुएंस, हम 4 साल हॉस्टल में रहे थे, तो जो जूनियर्स उन्हें पता था कि दे आर टेक्निकल पर्सन्स हैं, तो कई मतलब उस समय 4-5 अच्छे जूनियर्स जो हमारे साथ इन्वॉल्व हुए एज इंटर्नशिप बेसिस, तो स्टार्टिंग में 2 से 10 तो इंटर्न्स ही थे, 7-8 ये वहां से, बट वही है कि आप इंटर्नशिप में हम पे भी करते थे, हम 1 महीने के आसपास था कि मतलब 1 महीने तक होता है, आप सीख लो, उसके बाद हम पेमेंट शुरू कर देते थे, लेकिन ये भी फिर कि जो मतलब तो 2 से 10 का जो सफर था वो बहुत ही फ्रूगल था, हाँ, और वो भी मैं मान के चलता हूँ कि जब तुम 2 लोग थे जो कि हाई कैलिबर लेवल पे थे, तो शायद जो लोग बहुत ही नए थे, फ्रेश ग्रेजुएट थे या इंटर्न थे, शायद मुझे लगता है कि काम जो है वो उस हिसाब से फ्रूगल सेंस में चल भी गया, बिकॉज यू हैव मोर टाइम, ठीक है। 2 से 10 का सफर, 2 से 10 का, उसमें बस एक चीज बस हुई थी, तो वो हमें जो लर्निंग हुई नहीं है, पार्ट टाइमर जो इंटर्न्स हैं, ये पार्ट टाइमर्स हैं, दे हैव काइंड ऑफ नॉट फुल्ली कमिटेड टुवर्ड द वर्क, तो इनसे काम नहीं चलेगा, तो फिर हमने ये नहीं, वी नीड टू हायर फुल टाइमर्स, क्यों वही फिर लॉन्ग टर्म जाएंगे, तो वो 2 से 10 पहले फोकस तो कम रहता ही है, हाँ, तो वो पहले 2 से 10 पहले हम इंटर्न से हुए, लेकिन फिर हम बहुत जल्दी हमने लोग हायर करना भी शुरू कर दिए, और मतलब उसमें एक और मतलब एक एपिसोड ये हुआ था कि हमने एक टाई अप किया था, एक कंपनी थी उससे, तो उससे हमें एक ऑफिस स्पेस मिल गया था, तो वो हमें हायरिंग के लिए स्टार्टिंग मदद कर दिया था। अच्छा, तो एक ऑफिस स्पेस मिल जाता, तो एक आपको सेटअप मिल जाता, घर पे कितने लोग आएंगे काम करेंगे। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। मतलब इन जनरल क्या है कि हमारे लिए तो समस्या नहीं है, बट शायद एम्प्लॉय के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू हैव अ फॉर्मल सेटअप, ऑब्वियसली, तो उनके लिए वो शायद एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, जो वही ना, तो मेरे इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग मोड है। एक इंटरेस्टिंग मोड ये है कि मतलब एक्चुअली थोड़ा
जब कॉलेज से मतलब जैसे हम जून में पास किए हैं और 2010 दिसंबर से हमने एक साथ बैठ के काम करना शुरू किया है। इसके बीच में 4-5 महीने हैं, इसमें मैंने भी 2-3 महीने कहीं जॉब की और विपिन ने भी ऐसे ही टाइम पास के लिए कहीं जॉब की। तो जहां वो जॉब किया विपिन ने, वो कंपनी जितना 3 साल में डिलीवर नहीं की थी उतना वो 1 महीने में डिलीवर कर दी। वाह। कि वहां पे मतलब सारे प्रोडक्ट अटके हुए थे। प्रोडक्ट लाना इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा, आदमी डिलीवर करना भी तो वो एक मतलब लंदन में मेन जो बंदा लंदन का था, उसने यहाँ पर अपनी सेटअप खोल रखा था यहीं सेक्टर 63 में। तो विपिन के कैलिबर से बिल्कुल वो अचंभित रह गया। अरे वाह। तो उसमें फिर ये भी समझ में आ गया कि नहीं मैं ना सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं चला सकता। तो उसने ही वो टाई अप किया हमारे साथ कि तुम मेरा ऑफिस मैनेज कर लो, मैं अपनी एसईओ कंपनी चलाऊंगा मतलब। और अच्छा। एक पार्ट में तुम लोग अपना वेबपुल चला लो। तो हमें भी वो फायदा मिला कि हमें एक स्पेस मिल गया और हमें तुरंत फॉर्मल सेटअप में भी आ गया। वेरी नाइस। और इन बिटवीन क्या हुआ, 2-3 महीने बीते तो हमारे पास अपना एक H222 से थोड़ा अच्छा वो भी मिल गया, फ्लैट भी हमने रेंट पे ले लिया। बट सडनली क्या हुआ कि हमारी डीलो खराब हुई और उस समय हम इतने इगोइस्ट थे कि किसी छोटी बात पे हम आज तो ऑफिस छोड़ते अच्छा। तो जब फॉर्मल सेटअप हो गया है तो तुरंत वो सडनली क्या हुआ कि अब सारे लोग अब नए जो हमारे एक रेंटेड रूम में उसमें शिफ्ट हो गया, उसमें रेंटेड रूम में ऑफिस चल रहा है। अच्छा। उससे ओनर के साथ फिर विवाद हो रहा है, बहुत सारी चीजें, बट सर फिर तुरंत हमने एक नया ऑफिस लिया और फिर तो वो 2 से 10 का सफर इस तरह से रहा। हाँ, नहीं वो हमेशा ही ज्यादा मतलब चैलेंजिंग और स्ट्रगल, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते ही रहते हैं। तो वो 2 से 10 का बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टाइम रहता है। तो अब 10 से 100 का बात करते हैं। 10 से 100 में मतलब इसमें एक कॉन्टेक्स्ट भी है। मतलब जब 2 से 10 की बात करते हैं ना, तो आपके लिए एज सच किसी भी चीज को मैनेज करना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। हमारे यहाँ इंडिया में लगभग 6 करोड़ 60 मिलियन के आसपास में एमएसएमईज हैं। एमएसएमईज का मतलब है कि वो अब तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट सर्कुलर में उसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा दिया है, बट इन जनरल वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस का नंबर बहुत ज्यादा है ना। तो मतलब उस पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस जो अप टू इवन 100 एम्प्लॉइज तक भी वो एमएसएमई ही कैटेगरी में रहती हैं। लेकिन जब एफिशिएंसी की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, सो 10 मेंबर तक में क्या है कि जो फाउंडर है वो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप सोचिए मोस्ट ऑफ द केसेस में वी हैव सीन द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि 100 लोग तक भी हैं, तब भी वो एक्सेल शीट बेस्ड कैलकुलेशंस सारी चीजें मैनेज, इनवाइसिंग सब चीजें मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स जो कि मतलब एक तरीके की सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन या इस तरह की बात करें, तो उस समय के हिसाब से जब आज के टाइम हम लोग देखते हैं ईआरपी जो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो सॉफ्टवेयर है या जो प्लेटफॉर्म है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बनता जा रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि अगर चीजें सिस्टमैटिक हैं तो शायद प्रोडक्टिविटी भी उससे बहुत इनहेंस होती है। उस समय जब तुम लोग उस लेवल पे थे 10 से 100 वाले में, तो उस समय मतलब एक तो अपने यहाँ पे कैसे इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, या उस समय नहीं इंट्रोड्यूस किया तो व्हाट वर द मे बी आई थिंक अल्टरनेटिव मॉडल्स कैसे वो चला रहे थे? तो इसमें भैया 10 to 100 के बीच में 10 to 50 भी एक बड़ा वो डोमेन आता है। ओके। आदमी को लगता है 25-30 तक तो उसे लगता है कि मैं चला ही लेंगे। हाँ। थोड़ा जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक रॉन्ग उसमें घूमते हैं, तो अपने आप पे उनको घमंड बहुत होता है कि हम तो अलग से कुछ चीता हमें कर लेंगे। सही बात है। जब उसको समझ में आता है यार मैंने सब कर लिया, अब मैं 24 घंटे 2-3 हफ्ते दे रहा हूँ और नहीं हो रहा है, तब समझ नहीं यार नीड टू डू समथिंग एल्स, मेरी कैपेबिलिटी। तो मेरे ख्याल से 50 तक भी आदमी को ये भ्रम रहता है कि मैं कर लूंगा। राइट। तो उसमें 2-3 यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है कि एक तो मतलब जो हम जैसे कि 10 से ऊपर वाले 25 के आसपास के बाद में हमें समझ में आ गया कि जो हायरिंग है वो हायरिंग हमें थोड़ा अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि आइडेंटिफाइंग राइट रिसोर्स इज वेरी राइट, मतलब मैंडेटरी। तो वो हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ करेक्ट, मतलब ईआरपी से पहले आते भी ईआरपी आऊंगा उस पर, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा कि हमें वही अगेन कि हम बहुत पैरामीटर बेस्ड थॉट प्रोसेस कि हम कैसे हायर करें, क्योंकि उस समय का जो दौर था, इवन जब हम कॉलेज में गए थे तो वो दौर ये था कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जो एक जनरल वो था कि लोग का फोकस इंग्लिश पे ज्यादा था, प्रोग्रामिंग पे कम था। लोग कोर प्रोग्रामिंग सीखना नहीं चाहते थे और हमारे लिमिटेड रिसोर्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम IITians हायर कर रहे हैं या एकदम सच में हम एकदम
कॉलेज के बेस्ट बंदे को हायर कर लें उस समय के हिसाब से नहीं हो पाता है, मतलब दैट इज वेरी नेचुरल। मतलब आप ऐसे सेटअप में आईआईटीज या एनआईटीज के लोग ले तो रुकेंगे भी नहीं, रुकेंगे ना, वो मतलब नेगेटिव हो जाएंगे। हाँ, नेगेटिव वो हमारे लिए हो नहीं पाएगा। तो हमने तो हमें मतलब समहाउ पहले हमने वही ट्राई किया। एक गलती मतलब एक टेस्ट में क्या होगा कि चलो यार जैसे एमबीए के क्वेश्चन होते हैं ना कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कॉपी किए दे दिए, लेकिन फिर मैं समझा नहीं दिस इज नॉट द वे, क्योंकि हमें चाहिए रियल प्रोग्रामर। तो हम अपने आप से कंपेयर किए कि यही पेपर यदि हम, क्योंकि हम एमबीए की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो जो बंदा एमबीए की तैयारी कर रहा है उसको तो प्रोग्रामिंग कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सही बात है। हमें चाहिए रियल प्रोग्रामर। तो यदि हमने वो, भले हम सोचें चलो मैथमेटिक्स है, लेकिन उसमें वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा जो एमबीए की तैयारी कर रहा है, हमें तो चाहिए नहीं। सही बात है। तो हमने फिर निकाला कि जो प्रोग्रामिंग की भाई जो पैटर्न प्रिंट करना, तो हमने वहीं से शुरुआत हुई। बिल्कुल हमारा अपना ओन लॉजिक, कहीं से कोई कॉपी किया हुआ नहीं, किसी से कोई इंस्पिरेशन नहीं, कि नहीं हमें तो पैटर्न जो प्रिंट कर लेगा वो पैटर्न, मतलब तो पैटर्न प्रिंट में हो जाता है कि फिर बंदा मतलब सोच भी रहा है और ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, तो लॉजिक के जितने फॉर्मेट है उसको पता है। तो हमने अपना पैटर्न देना शुरू किया, और पैटर्न में भी एक क्या प्रॉब्लम आती थी, लोग अभी काइंड ऑफ वो सोच तो रहा है लेकिन उसको लैंग्वेज इतना वो मतलब यूज टू नहीं है। तो हमने कहा भाई तुम लैंग्वेज मत लिखो, तुम एल्गोरिथम वे में लिख दो तो भी एक्सेप्टेड है। हाँ, मतलब फ्लो समझ में आ जाए। हाँ, तो तुम बस लिख दो, तुम्हारे सिंटैक्स मिस्टेक से मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक बात है, तुम वो कर लो। तो वो हमारे लिए मतलब एक रिवॉल्यूशनरी रहा। अच्छा, क्योंकि सीधे रॉ ब्रेन जज करने का, क्योंकि जनरली उस समय लोग ये सब प्रिपेयर करके नहीं आते थे, और हमारा ये होता था नहीं तुम कर दो। तो कई लोग तो 15-20 मिनट चले जाए, हमें भाई तुम कर दो, तुम 1 घंटे ले लो, 2 घंटे ले लो, 3 घंटे ले लो। तो एक है कि एक बंदा बैठ के वो रेडी है, तो मतलब बहुत सारे वे में वो चेक हो जा रहा है कि उसका अपना कमिटमेंट है, और अल्टीमेटली वो निकाल ले रहा है। तो एक रॉ, और मुझे पता है वो तैयारी करके, क्योंकि मेरा बनाया क्वेश्चन है सुबह सुबह, या विपिन का बनाया क्वेश्चन है, किसी बुक में नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यदि वो कर पा रहा है तो उसका रॉ ब्रेन चल रहा है। nice. तो समहाउ मैं कहता हूँ कि सच में रॉ ब्रेन टेस्ट का, यदि आप किसी भी तरीके से आप इंटरव्यू में बंदे का रॉ ब्रेन टेस्ट कर लेते हो, वही इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी वो जितना प्रिपेयर्ड होके आया है, हाँ, मतलब बहुत सारे वो, मतलब अब तो क्वेश्चन, तो मैं कभी नहीं पूछता अभी इंटरव्यू में कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये मैं कभी नहीं पूछता, कि वो बिल्कुल उसी मोड में आया होता है। तो जैसे उसे कुछ और पूछ दो एकदम कहता है ये क्या हो गया। तो वो पहले उसको उसके इंटरव्यू पैटर्न से ब्रेक करना पड़ता है कि भाई नहीं। तो रॉ ब्रेन में हमेशा रहा है कि जब भी आप हायर करो, और तो वो हमारे लिए जो है कि हायरिंग हमारे लिए आसान कर दिया, वो डिसाइड करना, क्योंकि हम किसी और बेस पे नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि तुम क्या पहन के आए हो, लैंग्वेज क्या बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, थोड़ा गेटअप कैसा है, नथिंग मैटर्स, एटीट्यूड कैसा है। हाँ, वो एट द एंड तो ठीक है, वो एचआर में तो एटीट्यूड वाला चीज आ जाती है, बट ये है कि हाँ भाई तुम कर ले रहे हो, तुम्हारा रॉ ब्रेन है तो तुम कर सकते हो। तो ये हमारा सबसे बड़ा, तो वो हायरिंग में जो हम हायर भी कर पाए राइट पर्सन, क्योंकि आपने गलत आदमी हायर कर लिया उस समय, आप सोचिए ना, आपने कहा भाई 6 महीने इसको तनख्वाह दी, 25,000 भी दी, तो आपको लगेगा यार 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए इसके ऊपर। एक्चुअली कैलकुलेशन पहले ऐसे ही होती थी, हाँ, मतलब आज के टाइम में भी ऐसी होती, बट मुझे लगता है कि उस समय तो यू हैव अ लेस अर्निंग, तो मतलब आपको एक्सपेंसेस, और उसमें आपको ये भी दिख रहा है ना कि भाई मैं खुद ही इतना सिखा रहा हूँ इसको। तो उस समय ये जो था, मतलब हमें ये श्योर था कि जो बंदा करके आया उसका दिमाग तो है, बाकी चीज भले मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, बट दिमाग तो है। रेस्ट चीज कैन बी टॉट, हाँ, कैन बी टॉट और कैन बी मैनेज लेटर, बट दिमाग तो है। क्यों प्रोग्रामिंग में ऐसी चीज जो क्रिएशन है ना, क्रिएशन इज समथिंग, जैसे आप किसी को पोएम लिखना नहीं सिखा सकते, वैसे प्रोग्रामिंग इज समथिंग कि उसको बेसिक वो नहीं है, वो नहीं सिखाई जा सकती। तो इसमें हमारा वो है। इसके बाद जो तो इस तरह की हायरिंग हो गई लगभग 100 तक मान लीजिए। हाँ, वो तो अभी तक 50-60 तक हो गई अभी भी हमारे लिए, हमारे डेवलपर हायरिंग में। तो मतलब उस समय तुम लोगों ने मतलब अपने लोगों को मैनेज करने, लोग का मतलब है काम और सब मैनेज करने के लिए कुछ, मतलब उस समय कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो 50 के आसपास है, 50 के आसपास हमने अपने सिस्टम बिल्ड करने शुरू किए। अच्छा। और उसमें हमारे लिए ओडू, जो उस समय ओपन ईआरपी कहते थे, वो फर्स्ट चॉइस थी। उसकी भी इसलिए फर्स्ट चॉइस थी क्योंकि वो जो पीरियड में था, जून से लेके दिसंबर के बीच में, मैंने एक स्टार्टअप कंपनी में जो काम किया था, तो वहां पे जो स्टोरी थी कि जैसे हम जून को जब मैं हॉस्टल से निकला, तो यही मॉडल था कि हमें इन पैरेलल जो भी सोशल मतलब जितने भी सोशल मीडिया है उनके ऊपर एप्स बनानी है।
देखा जाए तो दोनों, जो जुमला पे प्लगइन बनाना या ओपन सोर्स पे प्लगइन बनाना और इस पे फेसबुक पे अपनी ऐप्स बनाना, ये दोनों मॉडल में एक सिमिलरिटी ये है कि हमें मार्केटिंग ना करनी पड़े। तो मॉडल यही है कि भाई फेसबुक ऑलरेडी क्राउड है, यदि मैं उस पर कुछ बिल्ड करता हूँ तो मुझे फेसबुक का क्राउड मिल जाएगा, तो मुझे बहुत मार्केटिंग नहीं करनी है। सिमिलरली जुमला जो भी ओपन सोर्स मॉडल है उसमें जो उनके क्राउड है, यदि मैं उनको कुछ बिल्ड करता हूँ तो इजीली मिल जाएंगे, हमें मतलब जीरो ऑडियंस नहीं क्रिएट करनी है। तो पैरेलल में ये था कि वी विल कीप डूइंग दिस जून के स्टार्टिंग में भी, और इन पैरेलल अपने आप को फीड करने के लिए, प्रोडक्ट में टाइम लगते हैं, वी विल डू द सर्विस। तो हमें जो एक सर्विस प्रोडक्ट मिला, और एक कंपनी थी उस समय, एकदम स्टार्टअप कंपनी थी, मैं उसका 8वां बंदा एम्प्लॉय था जब, और पहले मैं गया उसकी वेबसाइट बिल्ड करने के लिए, तो उसके बाद उससे वो इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें हायर करना चाहते हैं। तो मैं कहा हायरिंग का तो कोई स्कोप ही नहीं है, वो तो करना होता तो अच्छे, मतलब वैसे भी इतना भी खराब कॉलेज नहीं है, तो मतलब मुझे वो तो हो ही जाता। तो कहा नहीं हम पार्टनरशिप में आ जाएंगे आफ्टर 6 मंथ। तो मैं कहा दैट्स अ फेयर इनफ कि यदि हम पार्टनरशिप में आते हैं तो इट्स नॉट अ बैड डील, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है और तुम मुझे जानते नहीं हो, 6 मंथ में जान जाओगे। लेकिन फिर मैं ही ऑफर्ड मी मतलब 40,000 पर मंथ। तो उस समय के हिसाब से जब सच में ब्लड बात था, 5,000 रुपए नहीं मिल रहे थे इंजीनियर्स को उस समय और उस समय भी ऐसा था कि 6 मंथ ऐसे कंपनीज के ऑफर आते थे, जो बाकी जो दोस्त स्ट्रगल कर रहे थे, कि 6 मंथ तक फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद आपको 5,000 रुपए मिलने शुरू होंगे 1 ईयर तक, फिर उसके बाद देखा जाएगा। और ये सब करने के लिए स्टार्टिंग में आपको 40,000 रुपए जमा करने हैं। इस तरह का स्कैम था, ये रियल लाइफ कुछ भी वो नहीं है। इस तरह का स्कैम था कि आपको 40,000 रुपए एज बॉन्ड मनी जमा करनी है, 6 मंथ तक कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह के ऑफर्स लोगों के घूम रहे थे इंजीनियर्स के लिए। तो उसमें 40,000 पर मंथ ऑफर किए। तभी तो मैंने कहा कि नहीं चलो, मनी तो सेकेंडरी चीज है, करना क्या है, व्हाट इज योर स्टार्टअप। तो उसने कहा मेरे 64 आइडियाज है। तो मैंने कहा नहीं 64। हाँ। तो मैं कहा नहीं 64 आइडियाज ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो मैं कहा फिर भी, तो कहा सबसे पहला है कि सोशल नेटवर्क बनाना है। मैं कहा नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बैटल खत्म हो चुका है, फेसबुक डोमिनेटिंग हो चुका था, और ये उसमें बहुत सारे वो दौरे यार, आईबीबो और एयरटेल सब अपना वो सोशल मीडिया निकाल रहे थे, लेकिन कोई सरवाइव नहीं कर रहा था। तो मैं कहा नहीं ये तो वही नहीं है। सेकंड उसने कहा कि मुझे एक डिजाइन स्टूडियो खोलना है। मैं कहा मुझसे मतलब नहीं है डिजाइन स्टूडियो ये मेरी चीज नहीं है। थर्ड उसने कहा कि मुझे एक ईआरपी सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है। अच्छा। एंड मुझे जो फंडिंग मिली है, वो ये स्टोरी की थी, एक बड़ी एफएमसीजी फर्म थी, लोकल थी, लेकिन ठीक ठीक साइज की थी। तो वो चाहते थे उनके यहाँ एक ईआरपी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो। तो जो उनका लड़का था वो चाहता था कि यार मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी बिल्ड कर लूं और वही मैं अपने आप इम्प्लीमेंट कर दूंगा, उसको सेल कर दूंगा। तो इस तरह का सेटअप था। अच्छा। तो मुझे पता कि जो फंड भी मिला है वो ईआरपी के लिए मिला है। तो मैं कहा ये कुछ इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। तो मैं कहा ईआरपी पे करना है तो हम करेंगे। तो फिर वही स्टार्ट हुई जर्नी। तो उसमें पहले क्या हुआ कि एक फर्म थी जो बहुत सारे ओपन सोर्स को काइंड ऑफ कह ले फॉर्क करके और थोड़ा उसके लोगो वगैरह चेंज करके वो क्लेम करती थी हमारे सॉफ्टवेयर से, और वो उस तरह सर्विसेज देती थी। और ये इनके कुछ नोन जो सीईओ थे उसके नोन में थे। तो वो थे कि नहीं मुझे इस तरह कंपनी बनना है कि अपना सीआरएम हो, अपना ये हो। तो मैं कहा नहीं, अपना नहीं बनाएंगे। मैं कहा अपना कोई मतलब ही नहीं है, री इन्वेंट द व्हील का कोई मतलब नहीं है, कि कोई अच्छा ओपन सोर्स यूज करेंगे और उसको पूरा क्रेडिट देंगे, ऐसा नहीं है कि इलीगल नहीं, और उसके टॉप पे बिल्ड करेंगे और फिर उसको सेल करेंगे। तो नहीं मुझे तो अपना चाहिए। और उसने उसी का एग्जांपल दिया कि तो ये कंपनी, मैं इतनी छोटी कंपनी अपने लिए क्यों बनाना चाहते थे वो? दो अलग बातें। एक है एक क्या था कि एक जो इन्वेस्टर अपने लिए एक प्रोडक्ट बना करके फिर उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहते थे। दो चीज थी। एक जो इन्वेस्टर था, वो इन्वेस्टर एक एफएमसीजी फर्म थी। अच्छा। और मैं नाम नहीं लिया चाहता, बट इतनी फेमस नहीं थी, बट वो B2B डोमेन में, मेट्रो वगैरह में इनके बहुत सारे टेंडर चलते थे। अच्छा। तो वो एफएमसीजी फर्म थी, वो इन्वेस्ट की थी इस कंपनी में, फ्लोइको में। वो सिर्फ इन्वेस्ट की थी। ठीक है। ये फ्लोइको का भी जो ओनर था उसको एक्चुअली बहुत सारी चीजें करनी थी। तो काइंड ऑफ उसने उनको कन्विंस किया था कि तुम्हें ईआरपी चाहिए, ईआरपी में तुम्हें पैसे लग जाएंगे, वो पैसा तुम मुझे इन्वेस्ट कर दो, मैं उससे कंपनी बना लूंगा और तुम्हें ईआरपी भी इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो वो था कि मैं ईआरपी बना के इनको भी दूंगा और बाकियों को भी दूंगा।
तो फ्लो इको के लिए तो एक तरीके का प्रोडक्ट था, वो एक प्रोडक्ट था। तो मेरा था कि प्रोडक्ट जीरो से बनाना, और इवन किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम। हाँ, एकदम जीरो से बनाना बहुत मुश्किल काम है, उसमें तो फिर सालों लग जाएंगे, फिर आप उसको सेल कब करोगे। तो इससे अच्छा एक ओपन सोर्स लेते हैं, ठीक है, उसमें जो फीचर्स ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं उनको यूज करते हैं, उसके टॉप पे बनाते हैं जो आपको यूआई में करना है। तो उसने कहा नहीं, ये देखो ये फॉर्म है, इनका जो अपना सीआरएम भी है, इनका अपना सीएमएस भी है। मैं कहा पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी छोटी फर्म। तो उसमें थोड़ा ईगो और घमंड रहता ही था। तो उसने कहा नहीं, उसने वीडियो दिखाई, तो वीडियो में जो डेमो पे जो आवाज चल रही थी, क्या ये देखो उसके सीईओ की आवाज है, तो मुझे वो पचा नहीं है, मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो मैं कोई बात नहीं, देखता हूँ। मैं रात भर पूरी साइट की खंगाला, और वीडियो में नीचे छोटा सा लिखा दिख गया सुगर सीआरएम। तो सुगर सीआरएम एक ओपन सोर्स सीआरएम था, पीएचपी में बिल्ड हुआ हुआ। तो अगले दिन फिर मैं इसको मीटिंग की कि देखो ये सुगर सीआरएम के ऊपर बना रखे हैं, ये जो है इन्होंने अपना नहीं बनाया है। तो फिर वो कन्विंस हो गया कि हाँ, जब इन्होंने कर रखा है। तो मैंने ऐसे ही कहा, तो क्या फिर कौन सा पैकेज यूज करेंगे? तो मैं ऐसे ही मतलब रैंडमली कि होगा कोई ओपन ईआरपी, ओपन ईआरपी ओपन ईआरपी ऐसे मुंह से होता है ना कि ओपन सोर्स से ओपन ईआरपी, होगा कोई ओपन ईआरपी। और मैं सच में सर्च किया तो एक ओपन ईआरपी नाम के पैकेज था, और वो कुछ दिन पहले ही उससे पहले टाइनी ईआरपी नाम था। टाइनी, हाँ, टाइनी ईआरपी उनका नाम था। वो रीनेम किए थे ओपन ईआरपी में, मतलब 5-6 महीने पहले, जो भी मतलब बहुत रिसेंटली उन्होंने रीनेम किया था। यदि वो रीनेम नहीं करते तो ओपन ईआरपी नहीं आता। तो वो पैकेज आया, और समहाउ मैं कहता हूँ कि 2005 से एक बहुत अच्छे समय तक भगवान की बड़ी मतलब ब्लेसिंग रही है। उस समय मैं जो चीज उठाया हूँ वो आज बहुत बड़ी बनी है। कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग रही है, और उसमें मैं अपने दिमाग का वो नहीं कहूंगा। उसमें है उबंटू। जब मैं था 2005 में, जब मैं 2006 के आसपास, उबंटू बड़ा छोटा सा लिनक्स हुआ करता था। उस समय फेडोरा, सूसे, रेड हैट, इनका बहुत नाम था ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, और पता नहीं कहाँ से मेरे पास उबंटू कहीं आया, मैं कहा उबंटू सही लग रहा है, मैं यूज करूँ। तो ये लो सूसे, फेडोरा, मैं कह रहा उबंटू सही चल रहा है मेरा, ठीक है। और आज उबंटू का मार्केट शेयर मतलब ये कहीं है नहीं। सूसे फेडोरा का आप शायद जेनजी से नाम पूछ रहे हो, पता नहीं, खत्म ही हो गए हैं। और उबंटू काइंड ऑफ डिफॉल्ट हो गया। उबंटू और एक दूसरे 2 ही 3 पैकेज बचे हैं। तो समहाउ इसमें कोई लॉजिक नहीं था, ये नहीं कि मैंने कोई गणित की और वो, तो समहाउ मेरे हाथ में आया, वो अच्छा हो गया। तो ओपन ईआरपी ऐसे ही। तो यदि उस समय लॉजिक लगाता, क्योंकि मैं पीएचपी डेवलपर था, तो और ओपन ईआरपी पाइथन में कोडेड थी, यदि मैं लॉजिक लगाता तो मैं सुगर सीआरएम कहता कि इसको यूज कर लेते हैं, या कोई और पीएचपी बेस ईआरपी उठा लेता। लेकिन समहाउ इंट्यूशन बेस मैंने कहा कि नहीं, ये सही लग रहा है। और आज मतलब सुगर सीआरएम जिंदा बस है, सिर्फ सांसें ले रहा है। और ओपन ईआरपी जो फर्दर रीनेम हुआ ओडू में, तो वो जस्ट बिकॉज कि वो पीएचपी पे नाउ करके पाइथन नहीं, ऐसा नहीं, वो लैंग्वेज तो मैटर करता ही नहीं है। वो अब जो भी उसके पीछे रीजन रहा हो, क्योंकि फिर हम इधर ही बढ़ गए। वो तो जैसे जो कम्युनिटी जिस तरह से उसको क्रैक कर ले, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मतलब वो आउटरीच की बात, वो तो आउटरीच की बात थी। और क्योंकि ऑनेस्ट बताऊं तो मैं फिर कंपेयर भी नहीं किया। वही एक होता है ना, एक ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग है कि अच्छा रुको, जितने ऑप्शन है सबको लो। एक है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा काम चल रहा है, जो मैंने देखा कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा काम चल रहा है, तो आई गो विद दैट। और उस समय इवन ओपन ब्रेवो भी एक पैकेज था, जावा पैकेज था, तो उसको मैं एक बार इंस्टॉल किया, मैं नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ओपन ईआरपी से शुरू, ओपन ईआरपी तो क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था ओपन ईआरपी पे, वहां पे मैंने वहां पे 1 महीने उस पर कोडिंग करके, और जब मैं था कि नहीं अब इसको हम बिल्ड कर सकते हैं, तो समाउ वो लगा कि वो कंपनी नहीं अच्छा कर पा रही है, बहुत सारे रीजंस हैं। तो फिर मैं वहां से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि मिला कि नहीं वो वहां पे नहीं, वो वाली लर्निंग जो है आपने यहाँ पे वो ओपन ईआरपी था शुरू की। लेकिन अब हम ईआरपी पैकेज तो बेच नहीं सकते थे, वो तो बड़ा पैकेज था। तो वेबकुल में कैसे आया उसका एक अलग स्टोरी ये रही कि हम तो पहले वो वेपन जुमला में काम कर रहा था, और मैं फेसबुक पे काम कर रहा था। क्या हुआ कि एक क्लाइंट का कॉल आया, मुझे एकदम अच्छे से याद है कि मैं खोड़ा में कुछ बिस्तर वगैरह खरीद रहा था। शाम का समय था, खोड़ा में खूब भीड़ थी, बेडिंग्स, हाँ, तो मैं बेडिंग्स वगैरह खरीद रहा था, और मुझे कॉल आई हांगकांग से, तो मैंने पिक भी कर ली। अब उस समय एकदम स्टार्टिंग का दौर था। अब वो हांगकांग में बिल्कुल चाइनीज एसेंट में बोल रहा है, मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही है। मैं यहाँ बिल्कुल इंडियन एसेंट में बोल रहा हूँ, उसको मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है। खोड़ा की तो अलग लैंग्वेज, और खोड़ा सराउंडिंग में और बस हम कीवर्ड पकड़ रहे हैं, जुमला, फेसबुक या वीडियो, ये सब चल रहा है। तो उसके बाद एक स्काइप कॉल फिर अरेंज हुई।
तो वो पहले आया जुमला के लिए, तो हमने कहा तो फिर विपिन से कनेक्ट करके जुमला उसने डिलीवर करना शुरू किया। फिर आया कि मुझे फेसबुक में, हम क्या हाँ करते हैं, फेसबुक में हमने ऐप बनाई, तो 2 प्रोडक्ट अच्छे डिलीवर हो गए। तो उसने फिर जब 2 डिलीवर हो गए तो आई गेस ये हो गया, मतलब सितंबर 2010 आ चुका है। तो कह रहा है ऐसे रैंडमली कि यार एक सॉफ्टवेयर है, तुम नहीं जानते होगे, ओपन ERP करके। मैं कह रहा मैं जानता हूँ, मैं उसमें मॉड्यूल बना रखे हैं उस समय। तो उसको मैं लिंक दिखा दिया कि वो, तो एकदम हैरान हो गया कि ये कहते हैं यार कि मैं जुमला बोलूं तो तुम जुमला भी जानते हो, जुमला भी तुम्हारी टीम करती है, और विद सोशल प्रूफ, ऐसा नहीं कि फेक कर रहे हो। मैं फेसबुक बोलूं तो फेसबुक भी तुम लोग करते हो। और उस समय ओपन ERP इतना फेमस नहीं था, मतलब आप जाके न्यू उस समय हो एकदम न्यू था वो। तो बिल्कुल वो सरप्राइज हो गया। तो मैं कहा नहीं, मुझे पूरा उसमें मतलब डेवलपमेंट का नॉलेज है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं कह यार तो $5000 का प्रोजेक्ट यही तुम ओपन ERP में लाके दोगे, तो मैं टीम बना सकता हूँ, उससे कम में तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैं अकेले तो, क्योंकि बहुत सारे मैं फेसबुक का भी टीम देख रहा था, तो समहाउ उसने कुछ दिन बाद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का $10,000 का प्रोजेक्ट उसने लाके दिया कि हाँ ये हम करते हैं। तो हमने पूरा उस समय ओपन ERP मैन्युफैक्चरिंग कितना फीचर नहीं था, तो बड़े ही स्क्रैच से हमने बिल्ड किया। तो वो 1-2 साल वो प्रोजेक्ट चला, और तो फिर हमें और एक्सपीरियंस हो गया, तो हमने और लोग हायर किए। तो फिर जब हमें लग गया कि नहीं यार अब हम मैनेज करने के लिए हमें सिस्टम चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारे ओपन ERP वो हमारी डिफॉल्ट चॉइस थी। तो उसको फिर हमने सिस्टम में डालना शुरू किया। ओके, तो दैट इज हाउ, मतलब वेबपुल में भी तुमने वो जो है ओपन ERP आया, और वो जो है वो 10 से 100 वाले केस में शुरू किया। हाँ ठीक है, और फिर मतलब 100 से फिर 25 से 100 वाले में कहें तो 25 से 100 वाले, और फिर अब 100 से उसमें तो फिर वो और स्ट्रेंथन बढ़ता ही चला गया उसमें। वेरी नाइस। अब ठीक है, तो अब मतलब जैसे अब वेबकुल का जो मॉडल है उसको और थोड़ा सा और फ्रेगमेंटाइज करते हैं, और उसमें देखते हैं कि जो ओपन ERP मॉडल है अभी वो उडू, अब उसने रीनेम कर लिया, उडू करके उसको रीनेम हो गया है। तो उडू को एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसको किस हिसाब से उसको अलग अलग मतलब बिल्ड कैसे कर सकते हैं, या उसकी कैपेबिलिटी को इनहेंस कैसे कर सकते हैं, उससे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि मतलब मैं इस कन्वर्सेशन में थोड़ा सा हेल्प करता हूँ कि जैसे मान लो वेबकुल में देखा जाए तो एक हो गया, सबसे पहले एक हो गया मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट हो गया, है ना। वो हो सकता है कि कम हो रहा हो या ना हो रहा हो, पर फिर भी एक एक्टिविटी तो है ही है। ठीक है ना, मार्केटिंग हो गई, फिर उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, फिर सेल्स हो गया, फिर एक ऑपरेशन का पार्ट हो गया, सेल हो गई तो फिर ऑपरेशन पे आ गए या डिलीवरी पे आ गए, है ना। तो और फिर उसके बाद बिलिंग हो गई, और फिर जो बचते हैं वो एडमिन और HR बन गए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि 6-7 सब स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जो कि इस पूरे सिस्टम को बना करके और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया जाता है। तो अब मतलब हाउ डू यू वांट द डिस्कशन टू गो फॉरवर्ड, मतलब हम अलग अलग में भी कुछ ओडू का अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसा कुछ प्रायोरिटी स्ट्रक्चर है कि हमें किस चीज को सबसे पहले पिकअप करना है, या 3-4 मॉड्यूल्स को या सब स्ट्रक्चर को पिकअप करके रखना है, या सारों को एक साथ करना है? हाउ डिड यू बिल्ड? हाँ, मैं ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, यदि हम इस पे चले कि हमें प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, यदि हम उस बेस को पकड़ के चले, प्रॉब्लम क्या है और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हाँ, उसको सॉल्व कैसे करनी है। प्रॉब्लम तो हर एक जगह पे रहती है, नहीं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सारे सब स्ट्रक्चर में कोई ऐसा लेकिन एक होता है कि सबसे बड़े एक ऐसा जो आपको सही में पेन कर रहा है। एक जैसे वही ना, जैसे किसी की अकाउंटिंग सॉल्व है, उसने टैली यूज करा, उसकी अकाउंटिंग सॉल्व है, ठीक है, तो जो सॉल्व है उसको मैं प्रायोरिटी थोड़े से कम हो गई, उसको बिल्कुल कम रखें। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, और जो उसको पिच भी कर रहा है कि भाई जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। तो इसलिए ये कंपनी वाइज वेरी करता है। जैसे हमारे लिए भी जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे लिए स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही वो था, प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सही से ट्रैक हो पाए, या दूसरा हमारे लिए एम्प्लॉय रिकॉर्ड भी था। तो ये 2 चीज थी जो हम उससे करते थे। तो ये जो है ये तो मतलब ऑपरेशन हो गया और फिर HR हो गया। हाँ, मतलब हमारे लिए था। हाँ, मतलब ठीक है, मतलब तो ये हमेशा मैं जो है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। हाँ, तो कई कंपनी मतलब इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम पहले प्रॉब्लम सेट को थोड़ा समझें, और सबसे पेन पॉइंट, वैसे एक होता है ना, एक प्रॉब्लम जो आपको सही दर्द दे रही है, एक आपको पता है कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है लेकिन ठीक है, इग्नोरेबल है या गुड टू सॉल्व है, और एक है कि इम्प्रूवमेंट की बात है। तो इम्प्रूवमेंट तो बहुत बात की बात हो गई। सबसे पहले जो, और हर कंपनी की प्रॉब्लम्स अलग होती है। कुछ कंपनी जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनका मेन जो होता है कि भाई मेरे वेस्टेज बहुत है और मेरी रॉ मटेरियल की ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है, मुझे नहीं पता कि मुझे, और फोरकास्टिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही है।
जो जनरली जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है कि भाई मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे से कर सकूं, जो सेल्स ड्रिवन बहुत सारी कंपनी होती हैं उनका होता है भाई मैं सीआरएम वगैरह बहुत अच्छा करता हूँ। मेनली देखा जाए इवन इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी काफी ऐसा आता है कि भाई मतलब एक राइट इन्वेंट्री हमेशा रहे, उसको ट्रैक कर सके। तो ये मेन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है प्रोडक्ट कंपनी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तो सबके मतलब कंपनी के हिसाब से ये बिल्कुल वेरी करता है, लेकिन मेन मैं कहूँ तो सीआरएम प्रोजेक्ट, यदि सर्विस बेस्ड कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने रॉ मटेरियल की ट्रैकिंग वगैरह वो इन्वेंट्री में आता है, और नॉर्मल जो भी इन्वेंट्री बेस्ड कंपनी की इन्वेंट्री, तो ये ठीक है। ओके, तो प्रायोरिटी बेस पे जो है वो, तो वो हमें प्रॉब्लम सेट, इसलिए जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसी भी दो कंपनी का बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकता, और एज ए इम्प्लीमेंटर हमें वो पुश नहीं करना चाहिए कि भाई नहीं तुम उस पे पहले ऐसे करो, क्योंकि मुझे पहले मैंने पिछला एचआरएमएस पहले करवाया था तो वो सक्सेसफुल, ऐसे नहीं, वो हमें उसके पेन पॉइंट को ट्रैक करके करना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं अपने लिए बताता हूँ, जैसे मतलब हमारे यहाँ पे सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें मतलब ऐसे भी हैं जैसे रियल एस्टेट के क्लाइंट्स हो गए, या जो इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स हो गए, गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी हैं, या डोनर एजेंसीज के क्लाइंट भी हैं, तो क्लाइंट का भी फ्रेगमेंटेशन है और सर्विस की कैटेगरीज भी चेंज है। तो इस तरह के केसेस में मान चलता हूं मैं कि वो मेन प्रॉब्लम आई एग्री विद यू कि वो ऑपरेशनल रिलेटेड ज्यादा है, कि किस चीज को कोई भी क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्या है कि हाउ मच प्रोएक्टिव यू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब योर रिस्पॉन्स इज डिलेड, लोग इन जनरल जो है इस चीज को एक तरीके का एक प्रोफेशनलिज्म के उसमें ही मानते हैं। तो इस तरीके की जो कंपोनेंट है जिसमें ऑपरेशंस कंपोनेंट है, या ऑपरेशन के बाद में जो बिलिंग कंपोनेंट है, यहाँ पे बड़ा चैलेंजेस है। किसी ने ऑपरेशन करके डिलीवरी कर दी, उसकी बिलिंग जो है वो डिफर हो गई, लेट हो गई, तो ये मतलब वहां पे मॉनेटरी लॉस भी है ना। तो मतलब वी शुड आल्सो लुक एट दिस एज ए मे बी मेन सोल्यूशन फॉर दिस। तो उसमें जैसे जो आप वाले केस में है, तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तीन अलग अलग मॉड्यूल, जो कि एक तो है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो ऑपरेशन वाली बात है, ठीक है, इसका एकदम कनेक्शन विद द सेल्स ऑर्डर, कि जो स्टार्टिंग में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, जिसका एक सेल्स ऑर्डर बना, जिसके अंदर पूरा कमर्शियल्स भी है, डेडलाइंस भी लिखी हुई हैं, वहीं पे माइलस्टोन भी डिफाइन है सेल्स ऑर्डर के लेवल पे, और वो एकदम इंटरलिंक होना विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रोग्रामिकली, कि वो सेल्स ऑर्डर जो है और ये जो है वो ऑपरेशन सेल्स ऑर्डर, फिर ऑपरेशन वो प्रोग्रामिकली वो कर रहे हो, और सिमिलरली वो सिंक हो अकाउंटिंग के साथ। तो जैसे ओडू में एक बड़ी अच्छी चीज आती है जिसे हम कहते हैं एनालिटिक अकाउंट, एनालिटिक अकाउंट कहते हैं। तो वो हम अकाउंट में वहां पे मतलब अकाउंट टीम, जैसे जो चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं उसमें तो कुछ अकाउंट वो बना देते हैं कि एनालिटिक वाले हैं, ये मतलब मेन अकाउंट्स नहीं है, लेकिन उसके अंदर सारी जो एंट्रीज हैं वो प्रोजेक्ट रिलेटेड हो रही है, ताकि यदि मुझे प्रोजेक्ट लेवल पे निकालना हो कि मुझे कितना खर्चा हो रहा है, कितना बेनिफिट आ रहा है, वो निकाल सकते हैं। तो वो ये ओडू की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो ये है कि इन्होंने मतलब एक सिंगुलर मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हर चीज एज ए मॉड्यूलर बना दी है। ऐसा नहीं किया है कि एचआरएमएस जो है वो एक अलग सिस्टम पे बिल्ड हो रखा है और सीआरएम अलग सिस्टम बिल्ड हो रखा है, ऐसा नहीं, वो एक सिंगुलर है, उस पे सब एज ए मॉड्यूलर है। तो एट द एंड कोर में एक सिंगल डीबी है, और तो सब वो इंटीग्रेटेड है, सब इंटीग्रेटेड है। तो वो यदि हमने एक जगह एम्प्लॉय बनाया तो मुझे हर जगह दिख रहा है, और किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक करना आसान है। यदि दो अलग सिस्टम हो जाते तो फिर वहां पे सिंक का रोल आता, और सिंक के रोल में हमेशा दिक्कतें होती है। तो जैसे मैं सेल्सफोर्स या एसएपी में देखता हूं, तो वहां पे मतलब अपने लिए राइट प्रोडक्ट ढूंढना भी आपको किसी को हायर करना पड़ेगा कि बताओ मेरे लिए राइट ऑफरिंग कौन सी है, क्योंकि उन्होंने बहुत अलग अलग सिस्टम बिल्ड कर रखे हैं। तो वो जो सिंक वाला गेम है वो गेम अच्छा नहीं है। तो दो फायदे हो जाते हैं, एक तो सिंगल डीबी है तो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, दूसरा क्या है कि जो यूआई मिल रहा है, क्योंकि जनरली जो छोटी कंपनी होती है उसमें इतना भी डिफाइंड नहीं होता कि ये बंदा सिर्फ एक काम कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो बंदा प्रोजेक्ट देख रहा है शायद वो सेल्स ऑर्डर भी वही बना रहा हो, शायद एट दी हो सकता है छोटी कंपनी में हो सकता है, और वो जाके सेल्स ऑर्डर देख भी रहा हो। तो यूआई जो एकदम यूनिफॉर्म है एक, और ये बाय डिफॉल्ट ये है, मतलब एक बाय डिफॉल्ट है ना कि हम कहीं हम वायर्ड है कि हमें नई चीज ना थोड़ी सी डराती है। तो जनरली क्या होता है, आपको कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा ना तो आप थोड़ा डरोगे, आपकी यूआई थोड़ी अजीब सी लग रही है। ऐसा नहीं है कि
मतलब तुरंत आपको वो समझ में आ जाएगा। तो ओडू में बेनिफिट क्या है कि यदि किसी कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है, उसमें वहां पता है कि हाँ ऐसे सॉर्टिंग हो जाएगा, ऐसे फिल्टर हो जाएगा, वो सेल्स ऑर्डर भी जाता है तो उसको सिमिलर यूआई मिलता है, उसको सारे जो हिडन फीचर्स हैं वो सब उसको पता है। तो जो ट्रेनिंग है वो बहुत आसान है, ये एक चीज सीख ली तो बाकी भी उसको मोर और लेस वो समझ रहा है। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है और जो मतलब जो आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल है, वो उसकी मतलब एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। और उसको मतलब जैसे आई एम श्योर कि जब बिजनेस के नेचर के हिसाब से उसके जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज होती है, कस्टमाइजेशन भी है। तो मतलब ओपन सोर्स है तो जनरली ये देखा जाता है कस्टमाइजेशन जो है वो चैलेंज रहता है। पहले तो थोड़ा ओपन सोर्स से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ना मतलब काइंड ऑफ हमारी गीता तो ओपन सोर्स ही है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं दैट्स ओके। और लोग ना मतलब सच में अभी भी कॉमन लोग ना ओपन सोर्स के रोल को वैसे नहीं समझते। जैसे स्टार्टिंग डेज में मैं कहा करता था कि हम जो रिचर्ड स्टॉलमैन अभी भी जिंदा है वो, मतलब उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था ओपन सोर्स का। वैसे ओपन सोर्स नाम से मतलब फ्री सोर्स, हाँ फ्री सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स नाम से आप ले लिए तो आपकी पॉडकास्ट छोड़ के चले जाएंगे। यदि आपने उनको बुलाया और आपने कहीं ओपन सोर्स वर्ड ले, तो मतलब ही इज वेरी जो प्योर वाली बात है, तो उन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो उनके लिए ओपन सोर्स इज नॉट द राइट वर्ड, उनके लिए भाई फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था। तो रिचर्ड स्टॉलमैन तो मतलब वैसे एकदम कॉन्सेप्ट तो वो सिंपल था कि आपको सोर्स कोड मिलना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन आप ये सोचिए इसकी वजह से इतना बड़ा चेंज आया है, क्योंकि प्रोग्राम एक ऐसी चीज है कि यदि उसका आपको सोर्स कोड नहीं मिला और आपको .exe फाइल या मशीन कोड मिल गया, तो उसको री इंजीनियर करना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो यदि, और ये बहुत पुरानी बात है, मतलब 1980s के दौर की बातें हैं जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ था, मतलब जो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पूरी बिल गेट्स की बनाई हुई है एक तरीके से। उससे पहले सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक साथ मिंगल्ड होके आते थे। कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं सॉफ्टवेयर अलग से होगा और मैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस दूंगा। तो बिल गेट्स ने कॉन्सेप्ट लाया कि नहीं अलग अलग भी हो सकता है, तो मैं सॉफ्टवेयर बोला मैं सॉफ्टवेयर ऐसे लाइसेंस दूंगा। जब ये आया तभी रिचर्ड स्टॉलमैन ने ये गेस कर लिया कि यार सिर्फ सॉफ्टवेयर मिलने लगेंगे और वो तो भाई मशीन कोड मिलेंगे, तो उसको री इंजीनियर करना इम्पॉसिबल है। तो बहुत बड़ी मोनोपोली बनेगी, क्योंकि डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू मैटर्स पूरे वर्ल्ड वाइड, और उसको री इंजीनियर करना यदि वो इम्पॉसिबल है, मतलब मशीन कोड से फिर नॉर्मल कोड जनरेट करना वो नियर टू इम्पॉसिबल है। तो एक ब्लैक बॉक्स टाइप का बन जाएगा। जैसे आपके समय में हम कहें जैसे ओपन एआई लेगा, वो इसलिए ओपन सोर्स मूवमेंट है तो ओपन सोर्स वर्जन आ जा रहा है। लेकिन आप सोचिए मान लीजिए लेट्स से चैट जीपीटी होता और उसका ओपन सोर्स कुछ भी नहीं है, तो उसको रिक्रिएट करना तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। राइट। तो पूरी टेक्नोलॉजी वो पूरी टेक्नोलॉजी एक ब्लैक बॉक्स बन के रह जाती। तो उनके उस मूवमेंट ने कि उन्होंने क्या नहीं मतलब सॉफ्टवेयर शुड बी लाइक म्यूजिक, कि एनीवन कैन लिसन, एनीवन कैन सिंग एंड देन एनीवन कैन रिफॉर्म अपने तरीके से वो कर सकता है। नाइस। तो उनकी फिलॉसफी कि सॉफ्टवेयर इज लाइक म्यूजिक। और उन्हें वैसे मतलब एक होता है ना कि जो एक्टिविज्म होता है कि आप सिर्फ चिल्ला रहे हो, ठीक है, तो वो तो कभी काम नहीं करता कि आप चिल्ला रहे हो। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितने पॉपुलर सॉफ्टवेयर थे उसका उन्होंने ओपन मतलब फ्री सोर्स वर्जन निकालना शुरू किया। तो उस समय यूनिक्स भी उस समय प्रोप्राइटरी था, उसका फ्री सोर्स निकाला, और फिर लाइनक्स ऑर्डर मिले, उन्होंने लाइनक्स बनाई। तो ऐसे एक पूरा मूवमेंट स्टार्ट हो गया कि जो भी चीज प्रोप्राइटरी है उसका हम ओपन सोर्स निकाल देंगे। नाइस। तो उस वजह से, और एक्चुअली आप ये बहुत मतलब एज ए जो प्रोग्रामिंग फील्ड जंप भी क्यों की, किसी भी चीज को जब कॉलेज में आप थ्योरी में रीड करते हैं, प्रैक्टिकली उस चीज से कोई बड़ी चीज बिल्ड करना बहुत टफ होता है जब तक आपने पूरा प्रोसेस ना देखा हो। लेकिन एज ए प्रोग्रामर भाई हम लोग को जब वर्डप्रेस का कोड देखा तब कहा यार कोड इतना अच्छा होता है, अच्छा ऐसे हो जाता है। क्योंकि जब आप ऐसे नॉर्मली सीख रहे हैं तो बहुत छोटे यूज केस सीख रहे हैं ना, आप एज्यूम ही नहीं कर सकते यार इतने छोटी बातों से उतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनता कैसे। हम जनरली सीखते हैं मॉड्यूलर ही सीखते हैं। हाँ, लेकिन जब आपको पूरा सोर्स कोड मिल गया तो अब आपके लिए सीखना बहुत आसान हो गया। तो रिचर्ड स्टॉलमैन के फ्री सोर्स मूवमेंट जो फर्दर ओपन सोर्स मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ, उन लोग की बदौलत ये टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल ब्लैक बॉक्स बन जाती, तो ब्लैक बॉक्स बनती तो बहुत मोनोपोली होती, और उसके साथ साथ ये होता कि ग्रोथ भी वैसी नहीं होती। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जनरली ये देखा जाए तो जो ये जैसे ये ओडू वाला हो गया, ओपन सोर्स ईआरपी हो गया,
इसके साथ साथ कितनी ही सारे और ERP सॉल्यूशंस जैसे SAP है ना, या माइक्रोसॉफ्ट का है, या अपने इंडिया में भी जैसे जोहो का है ना, तो बट SAP तो बहुत सालों से चल रहा है, उसने पूरा स्टार्ट किया, इंडस्ट्री बनाई उसने इंडस्ट्री बनाई और बहुत कॉस्टली, तो मतलब जब ये ओपन सोर्स आया तो उसका आपस में मतलब क्रिटिसिज्म, और मैं आपको ये लाइन है अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप वर्ल्ड वाइड मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लीजिए, जब भी दो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स के बीच में फाइट हुई है तो अल्टीमेट विनर ओपन सोर्स रहा है। अच्छा, टाइम लगा है उसको, ठीक है, उसको टाइम लगा है, लेकिन अल्टीमेट विनर जो है वो ओपन सोर्स रहा है। तो जैसे स्टार्टिंग में जब लाइनक्स था तो माइक्रोसॉफ्ट, मतलब लाइनक्स तो लोग जानते ही नहीं थे, लगभग 20 साल तक तो नॉर्मल पब्लिक जानती भी नहीं जानती थी। हाँ, 91 के आसपास मेरे ख्याल लाइनक्स में यूज होना शुरू हुआ होगा, और नॉर्मल पब्लिक तो 15 साल तक जानती नहीं थी। पूरी जो मोनोपोली थी वो माइक्रोसॉफ्ट की, विंडोज की थी जनरल पब्लिक में। लेकिन धीरे धीरे सर्वर साइड में तो खत्म ही कर दिया लाइनक्स, मतलब विंडोज तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम यूज होती है। पूरा जो उतना जो एक बड़ा बिजनेस है कि जो क्लाउड एंड पे या सर्वर एंड पे लोग लाइनक्स यूज करते हैं, सब लाइनक्स यूज होते हैं। इंडस्ट्री लेवल पे लाइनक्स भयंकर तरीके से यूज होती है। इंडस्ट्री में नॉर्मली उबंटू का डेस्कटॉप इतना आसान हो गया कि अब जैसे हमारे ऑफिस में गिनती के साथ विंडोज, बिकॉज़ मुझे लगता है कि शायद इतने सारे डेवलपर्स हैं, और वो विद टाइम क्या होता है कि एक तो आप वही सोचो कि जैसे अब मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है, मैं विंडोज से कभी नहीं सीख पाऊंगा, सोर्स कोड ही नहीं उसका, मैं क्या सीखूंगा उससे। लेकिन एक क्यूरियस जो स्टूडेंट होगा वो कहेगा ना यार देखते हैं यार ये कर्नल फाइल काम कैसे करती है, तो जाके उसको सब कुछ दिख रहा है। तो क्या हो, जैसे वही ऑपरेटिंग सिस्टम वॉर हुआ, फिर ब्राउजर वॉर हुआ। ब्राउजर वॉर बहुत फेमस हुआ। एक ब्राउजर था नेटगियर, ऐसा कुछ नाम था, मैं नेटगियर करके, हाँ नेटगियर था। तो नेटगियर अपना ब्राउजर वो देते थे, कुछ चार्जेस था, स्टार्टिंग 95-96 का दौर होगा ये, और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर निकाला। तो शुरू में इनके बीच में फाइट हुई, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उसको अपने डिफॉल्ट बना दिया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जब डिफॉल्ट आना शुरू हो गया तो फिर नेटगियर के मतलब सेल्स बिल्कुल डाउन हो गई। तो उन्होंने उसको कन्वर्ट करके ओपन सोर्स निकाला, फायरफॉक्स। तो स्टार्टिंग में नेटगियर, फिर कुछ समय बाद मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल ही बेकार ब्राउजर मानने लगे, फायरफॉक्स अब तो बंद ही हो गया, अब तो आई बंद हो, एज हेलिंग नो वन यूज ना। होता है कि लोग यूज करते हैं टू डाउनलोड क्रोम या फायरफॉक्स तो उसका एक काम है कि हाँ भाई तुम डिफॉल्ट आ रहे हो, तुमसे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके, ठीक है। तो वो भी वॉर जो है, वो ब्राउजर वॉर भी उसने ली थी। तो ऐसे ही हर सॉफ्टवेयर आप उसमें जाएंगे, इवन थोड़ा सा मतलब वो है क्योंकि जो एंड्रॉइड वर्सेस iOS वाला है, तो डेफिनेटली iOS की एक अपनी फैन फॉलोइंग है, सारी चीजें, बट यदि नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन की बात करें तो एंड्रॉइड इज मच बिगर। और हमें इम्पैक्ट की बात करूं कि iOS का जो इम्पैक्ट है वो बहुत लिमिटेड है। एंड्रॉयड ने क्या किया कि उसने बहुत सारी कंपनियों के लिए ना इस वॉर को आसान कर दिया। वरना यदि एंड्रॉयड नहीं होता, तो जैसे एप्पल ने अपना आईफोन निकाला, यदि एंड्रॉयड नहीं होता तो सैमसंग या ये लोग इतने सारे फोन तो निकाल नहीं पाते इतनी जल्दी। और आप तो एंड्रॉयड के बाद किसी भी दूसरे ने उतना अच्छा ओएस इतना अच्छा नहीं बना पाया। कुछ एंड्रॉयड के फॉर्क ही होंगे जो बने, तो क्योंकि एंड्रॉयड था तो जब आईफोन निकला तो फिर ये लोग भी अपने फोन निकालने लग गए। तो ये मार्केट मतलब इक्विलिब्रियम बना रहा। तो ही नाइस। या तो वो होता कि एंड्रॉयड नहीं होता तो या तो एप्पल का पूरा डोमिनेंस होता और ये एक एलीट टेक्नोलॉजी बन जाती कि हाँ बहुत अमीर लोग हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं। जो आज है ना कि रिक्शा वाला भी हाँ यूपीआई करता हो, तो मतलब वो तो है, टोटली एग्री। तो वो ओपन सोर्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है और पूरा मॉडल देखा है तो डेमोक्रेटाइज हो गया। हाँ, वो डेमोक्रेटाइज होना वो बहुत बड़ा है। तो आपकी बात में आगे से ये पता नहीं क्यों मतलब मे बी कंफ्यूजन है, लेकिन ओपन सोर्स को मतलब कस्टमाइज करना आसान है। हाँ, समझ गया। आई थिंक मैं समझ गया। मतलब जनरली आई थिंक ज्यादातर लोगों में ये इमेज रहती है कि ओपन सोर्स का मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज। नहीं वही। और बट मुझे लगता है कि इवन जो ये नाम है ना, पहले फ्री सॉफ्टवेयर बोलते थे, तो फिर जो कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट को लगा कि यार फ्री सॉफ्टवेयर वो ना एक गलत इमेज जा रही है, तो उन्होंने कहा हम फ्री सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे, हम ओपन सोर्स में सोर्स कोड मिल रहा है। राइट, ठीक है। हाँ, शायद वो इसी कारण से। हाँ, फ्री में लोगों को लगता है कि फ्री है तो लिमिटेड मिलेगी, जो फ्री है उसी में लोग एंजॉय आनंद लें। तो रिचर्ड स्टॉलमैन की जो थ्योरी थी उसका था कि मतलब फ्री नॉट इन प्राइस, फ्री इज फ्रॉम द फ्रीडम, यू आर गेटिंग फ्रीडम।
कि फ्रीडम है कि आप उसको अपना यूज करो, उसको चेंज करो, मॉडिफाई करो, Very उसको nice. डिस्ट्रीब्यूट करो। तो उसको फिर रेनॉल्ड कुछ नाम से मैं भूल रहा हूँ का नाम, उन्होंने उसको रीनेम किया कि नहीं द प्रॉपर वर्ड शुड बी ओपन सोर्स। समझ गया। अच्छा, एक और चीज है इसी में, मुझे लगता है कि अगर मैं नेक्स्ट उस पर डिस्कशन करूं तो उसमें है कि हम जैसे आपने वो वेबकूल में कर लिया, पूरा इंटीग्रेट हो गया, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल। अब इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो मान लो कि एक मेजर जो इशू मैं देखता हूँ वो है एम्प्लॉय अपस्किलिंग का। तो अब मान लीजिए सभी लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो मॉनिटर हो रही है, लोग डिलीवरी दे रहे हैं, पैसा आ रहा है, सब कुछ ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे भी मॉनिटरिंग हो रही है। तो अपस्किलिंग का कंपोनेंट जो है वो कैसे इससे मतलब लिंक हो सकता है? जैसे मैं उर्दू की बात करूं तो उसमें एक उनका LMS मॉड्यूल भी आता है। अच्छा। तो उसमें वो होते हैं कि अपने कोर्सेज डाल दीजिए, वो हर कोर्सेज को मतलब कंप्लीट करें, उसको वो दें, क्विज करें, पजल वगैरह। तो वो मतलब मेरे लिए जो है, मतलब ये तो मॉड्यूल आता है, मेरे लिए क्या है ना कि मॉड्यूल की तरह से नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं इन जनरल प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब जैसे आपके यहाँ पे 500 लोग हैं, है ना, अब वो एंट्री लेवल पे से होंगे 100 लोग होंगे, अब 100 से वाले लोगों में से 10 लोग ऐसे होंगे जो लीडरशिप रोल तक जाएंगे, है ना। तो मैं वही मान चल रहा हूँ कि उन 100 लोगों में से 10 लोगों को छांटना और उनको उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करते रहना और मेक देम टू दैट लेवल, ये जो जर्नी है वो कितनी आसान है विद द यूज ऑफ सच ERP। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो मैं आप जैसे मान लें कि जितनी ट्रैकेबिलिटी आसान होगी उतनी पॉसिबिलिटी ऑफ काइंड ऑफ लैकनेस कम होगी, राइट। क्योंकि ये जब आदमी को पता है ना कि यार मैं यहाँ पे ट्रैक हो जाऊंगा, ठीक है, तो वो गलतियां कम करेगा। तो जब उसे पता है, और वो दोनों देखिए एक्चुअली दोनों चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर होना, दूसरा है कि एक अच्छी मतलब प्रोसेस होना, कि मतलब वेल डिफाइंड प्रोसेस होना, ताकि उसको पता है कि मैं यहाँ पे जो भी इनपुट कर रहा हूँ वो कभी भी देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी बोल दिया, जैसे आप लेट्स से हमने प्रोजेक्ट पे ही है कि हमने ये मैंडेटरी कर रखा है कि जैसे अभी हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने यहाँ, अपने सारे मैनेजर्स को बोलना है कि भाई तुम वर्बल फीडबैक किसी को नहीं दोगे, तुम जब भी फीडबैक तुम दे रहे हो तुम जरूर हमारे सॉफ्टवेयर में उसको इनपुट करो, राइट। क्योंकि तुमने 3 महीने बाद बोला कि ये अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो हम तुमसे पूछेंगे कि भाई कहाँ तुमने फीडबैक दिया है, तो क्या ऐसा उसको उस मीटिंग में दिया था, ऐसे कहा था, वैसे कहा था, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जब अप्रेजल होता है तुम कहते हैं यार नहीं तुम्हारा कम हो रहा है, यू नॉट परफॉर्म वेल, तो कहता है क्या बात कर रहे हो आप, मैंने अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उसके मैनेजर कहा तो भाई तुमने कभी बताया नहीं, तुम मुझे फीडबैक दियो, तुम्हें बताया होगा ना। कहता हाँ सर। और ये एक्चुअली बहुत नेचुरल सा स्टेटमेंट है ये, क्योंकि जब आप अप्रेजल कर रहे हैं मान लीजिए अप्रैल में, पिछले साल की अप्रैल का तो किसी को ध्यान ही नहीं है, तो हो सकता है कि उसको जो है ध्यान हो पिछले फरवरी में। लेकिन उसको क्या है ना, और ये थोड़ा सा मतलब हार्श ट्रुथ है कि धीरे धीरे से कंपनी बड़ी होती जाती है ना, लोग ज्यादा अच्छे लॉयर और वकील बनते जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आपको जो करना था वो करो। सही बात। तो लोगों को लगता है कि जो मतलब कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, जस्टिफिकेशन है, ये सब थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। तो आप सच में फेस वैल्यू पे यू कांट टेक डिसीजन कि यार इसको सही में फीडबैक नहीं दिया गया, उसको दिया गया फीडबैक, लेकिन उसको लगता है कि आई एम वेरी गुड काइंड ऑफ डिबेटर, तो फिर कंपनी डिबेट में फंसी पड़ी जाती है। एक्चुअली होता भी है। मतलब मुझे लगता है कि जो जैसे फाउंडर का उस लेट्स से 500 लोग हैं तो सबसे साथ तो नेटवर्क और कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता। वो पॉसिबल नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जब तक वो प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं करेंगे तब तक वो इम्पॉसिबल। तो उसमें हमने वो एकदम स्टैंडर्ड ये है, अब हम धीरे उसको बहुत फोर्स कर रहे हैं, और ये कई बार कहा गया है, लेकिन ये भी आप समझिए ना कि सच में किसी को बुरा कहना बड़ा मुश्किल है, और हर आदमी उससे बचता है। तो वो जो मैनेजर लेवल बंदा वो थोड़ा और अपने आप सेव करता है। अल्टीमेटली जब वो उसकी वजह से डिलीवरी फंसती है, जब उसको प्रॉब्लम फेस होती है कि अरे यार ये तब बोलता है वो ये आया नहीं, और इसका तो हमेशा इरेगुलर होता है, हर मंडे गायब हो जाता है। मैं कहूँ हर मंडे गायब हो तो आज क्यों बोल लो, क्योंकि आज उसकी डिलीवरी फंस गई, करेक्ट, वरना तो हमेशा गायब तुम तब बोल नहीं रहे थे। तो बट ये एक नेचुरल, आप वही ना कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर आदमी एकदम आपके हिसाब से बिहेव करे, उसकी अपना यूनिवर्स है, उसमें वो अपना चीजें है। तो ये भी है कि हम यदि कोई प्रोसेस ना सिर्फ ह्यूमन बेस पे हम इंप्लीमेंट करेंगे वो फेल हो जाएगा। ह्यूमन प्लस सॉफ्टवेयर दोनों होना बहुत जरूरी है। तो जब उसको पता है, जैसे उसने कहा कि यार इसको यदि मैं 3 महीने या 6 महीने बाद मैं नेगेटिव फीडबैक देता हूँ, इन बिटवीन कहीं वो फीडबैक नहीं है, रिटर्न फीडबैक नहीं है,
तो ये मेरे लिए नेगेटिव फीडबैक है। तो अब ये भी मैं कहता हूँ भाई तुम्हारा ये इसको नेगेटिव फीडबैक दो पहले मैनेजर को कि इसे इन बिटवीन इन रिटर्न नहीं दिया है। क्योंकि आप ये समझो, इवन आप मेरे साथ होता है कि आपने 3 महीने कोई बात कही हो तो मुझे शब्द तो नहीं आता रहेगा, किसी को नहीं याद रहेगा। तो कई बार क्या होता है कि कई बार लोग उस हल्के से डिस्प्यूट को थोड़ा घुमा के खेल लेंगे। यार आपसे बात तो हुई थी, मैं कहूंगा यार मीटिंग तो हुई थी। अब वो सीधे सीधे मना कर देना कि हाँ नहीं मीटिंग हुई भी थी, लेकिन एकदम जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा डेविएट करके ना कि वो मीटिंग तो हुई थी, उसमें क्या डिसाइड किया उसको ज्यादा पता है, हमें नहीं पता। हाँ, तो वो कई बार तो इसलिए सबसे बेस्ट जो है कि भाई किसी को भी तो जो आप वो कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि फीडबैक जैसे हमने कहा इन रिटर्न होने चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म। हाँ, इन सिमिलर वे जब हम कह रहे हैं उसको पता है कि नहीं यार मैं यहाँ पे जो गलती करूंगा, जैसे हम प्रोजेक्ट में हमने कहा भाई डेडलाइन पड़ा हुआ है, डेडलाइन जब भी कोई चेंज करता है तो वो अपने आप नोटिफिकेशन बन के लग जाता है, वहां पे भाई रीजन डाल दो डेडलाइन क्यों चेंज हो रही है, तो उसको पता है कि भाई इसमें एंटर हो गया है तो ये कभी भी ट्रैक हो जाएगा, तो ये वहां पे वो गलतियां लैग करना के मतलब कोशिश कम करेगा। जहां पे भाई रात में क्राइम ज्यादा क्यों होते हैं उसे पता है मेरे पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी कम हो गई है। तो सॉफ्टवेयर जो है इसमें जो हेल्प करता है कि जब उसको जैसे जो हमारा टिकट सिस्टम भी है, तो मैं जो हमने मान लो इसमें स्टैंडर्ड बनाया कि ऐसे रिप्लाई करने हैं, तो वो हमेशा जो लैकने से खुद ही दिख जाती है कि नहीं ये तो तुमने, और कई बार 3 महीने पुराना दिखता है, तो ऐसा जब यदि वो वर्बल कम्युनिकेशन है तो खेल जाएगा, ठीक है। नहीं वो बिल्कुल। और इसका जो है ना एक्चुअली जो एआई यहाँ पे बहुत मतलब काइंड ऑफ मैसिव इम्पैक्ट देगा लोगों की ट्रैकेबिलिटी और लर्निंग, ये सबको इंक्रीज करने में। वेरी नाइस। और मतलब फिर भी अगर ऐसा केस होता है जिसमें कि अगर वो फीडबैक नहीं देता है तो चैलेंज है फिर, तो मतलब फीडबैक हैज टू बी देयर। वही है कि अभी क्या है ना, अभी जो है जो मैं एआई का रोल देखता हूँ स्पेशली जो विद ईआरपी सॉफ्टवेयर ये सब जिसमें पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा, तो जैसे बहुत सारे जो एसओपीज हैं, अभी क्या है कि एसओपी को ह्यूमन ओन करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और कई बार सॉफ्टवेयर में भी रहता है कि वो भी अपने रिमाइंडर वगैरह देगा, लेकिन कितने रिमाइंडर दे, जब इफ यू स्टार्ट इग्नोरिंग और जो भी हाई एंड पे स्टेक होल्डर है वो बिजी होंगे, जो मैनेजर वो भी बिजी होगा, लेकिन काइंड ऑफ एसओपी भी मतलब एआई इन्फोर्स करे उसको। तो जैसे टिकट सिस्टम पे हमारे रिप्लाई की कोई स्टैंडर्ड है, अब बहुत तो टेक्स्ट बेसिस है, लेकिन वो चैट जीपीटी खुद ही कर नहीं है, स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है। जैसे मान लो हमने कह रखा है कि डोंट स्टार्ट विद द नेगेटिव टोन, ठीक है, तो वो तुरंत ही क्या नहीं यार स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है। या हमें बहुत सारी बहुत छोटी गाइडलाइंस है कि कैसे क्लाइंट को राइटली रिप्लाई करना है, बट उसके बाद हम देखते हैं जब वो जल्दीबाजी में होते हैं तो वो कन्वीनियंट वे वो कर रहे हैं। जैसे एक वन ऑफ द गाइडलाइन हमारी है कि भाई सीधे से मीटिंग के लिए मत बोलो। क्या होता है ना कि उसने आया बोला कि भाई मुझे अपना पीओएस रन करना है, सेंट्रलाइज हेडक्वार्टर, अभी कल की घटना है कि मैं सेंट्रलाइज हेडक्वार्टर होगा 100 पीओएस में चलेंगे, बंदे ने रिप्लाई किया कि भाई मीटिंग, लेट्स हैव अ मीटिंग। तो इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया उसने क्या लिखा। ये तो बड़ा लेट्स हैव अ मीटिंग तो मेरा एआई रिप्लाई कर देता ना, लेट्स हैव अ मीटिंग का मतलब है कि जो उसने लिखा है उसको आपको समझ नहीं आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मीटिंग शेड्यूल करने में 3 दिन खराब होंगे, ये भी बात है, और वो जो कम्युनिकेशन वहीं रुका पड़ा है। यदि तुमने उसमें मीटिंग तो डाला ही तुमने, कुछ वो डाल दिया कि हाँ ओडू में ऐसा होता है कि सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर ये होते हैं, और कुछ कंफ्यूजन था वो भी लिख दिया, तो वो भी मीटिंग में तो प्रिपेयर्ड आएगा, या जब तक मीटिंग शेड्यूल तब तो बातें बढ़ जाएंगी। तो ऐसे ढेरों हमारी गाइडलाइंस हैं। तो जैसे यही एग्जांपल तुमने बोला है, मैं मान चल रहा हूँ ये कॉमन वो है ना, कि मतलब किसी ने बोला वो उस चीज को इग्नोर कर रहा है, उस पर रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसमें मतलब क्या मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा अभी? मतलब अब जो मैं कह रहा हूँ जो एआई की चीज है, मतलब अभी करंट में ये ओडू या की बात अभी नहीं है, मतलब लेकिन आज ही जो करंट जो टेक्नोलॉजी है, चाहे कोई भी एआई मॉडल यूज करके, ये मुझे लगता है कि थोड़ा इजी टू वो है कि वो खुद ही जब अपने पोस्ट कर रहे हैं तो वो इतना तो चेक कर ले रहा है कि नहीं एसओपी के हिसाब से तुम्हें सिर्फ मीटिंग के लिए नहीं बोलना है। वही नहीं, ठीक है, ओके। तो वो इवन उसको सही पूरा जवाब दो आप, कि भाई मतलब इवन वो आज के हिसाब से तो चैट जीपीटी रेकमेंड भी कर सकता है, करेक्ट, कि भाई तुम इससे तो, लेकिन अभी वाले ओडू में ये इंटीग्रेटेड नहीं, अभी ओडू में ये चीज नहीं है। जैसे हम लोग अभी गूगल या जीमेल में देखते हैं कि वो मतलब नहीं, वैसे ओडू में उन्होंने बहुत पहले से ओडू बॉट करके चीज आती है, वो अब ओडू 19 आने वाला है, तो उसमें कई सारी चीजें वो एआई में वो डाल रहे हैं। ओके, तो वो अभी सितंबर में रिलीज होगा, तो उस समय डिटेलिंग मालूम चलेगी, लेकिन वो उसी रास्ते पर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यदि हमें बिल्ड करना हो, कस्टम बिल्ड करना हो, बिल्कुल ठीक है, तो आज के डेट में वो पॉसिबल है। तो एक और मेरा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो नहीं ऑब्जर्वेशन है। आई थिंक रिसेंटली जो है मैं जो
ओडू के फाउंडर जो हैं फाबियान, उनका मैं ऐसे ही पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि मतलब इट आल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन बिल्डिंग द रेपुटेशन। मतलब वो भी एक रीजन भी है, जैसे मान लो कोई, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ वर्क ऑर्डर, है ना, कि क्लाइंट हमने जो है उसको कोटेशन भेजा, अब कोटेशन आप जो है वो ईमेल पे भेज रहे हैं, अब उससे फॉलो अप करना है कि वो उसको ईमेल मिला है कि नहीं मिला है, उसके बाद उसका जब मन होगा तब रिप्लाई करेगा, जबकि मतलब देयर इज अ मैकेनिज्म कि आप उसको वो करें, एंड देन देयर इज ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स। तो ये भी एक तरीके का है कि मतलब दे आल्सो अंडरस्टैंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट इन द ERP and there is a important milestone that maybe I think they have to reply. नहीं, आप वो जो जितने से सॉफ्टवेयर एक्चुअली ऐसे होता है कि मुझे है कि परचेजिंग बहुत टफ डिसीजन है। जो आपका क्लाइंट है ना, वो आपको कैसे शॉर्टलिस्ट करे, तो वो हर तरीके के फैक्टर देखता है। तो उसको लगता है कि यार वो कंपनी जो है ना बड़ी अजीब सी मैनुअल काम करती है, इनका देखो बड़ा अच्छा प्रोफेशनल मेल आया है, और अरे यहाँ तो मुझे एक अकाउंट भी मिल गया है, मैं लॉग इन कर कभी भी देख सकता हूँ कि हाँ यार मेरा प्रोग्रेस क्या चल रहा है, और वहां तो मैं किसी को कॉल करूंगा। तो वो इस तरह के गैप्स को भी, मतलब एवरीथिंग जो क्लाइंट के ट्रस्ट को इनहेंस करता है, वो बहुत मैटर करता है। तो वन ऑफ द चीज है कि नहीं, हम अपना एक पूरा प्रॉपर हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम है और मैनुअल की जगह मतलब एक चीजें है, तो वो ऑब्वियसली मैटर करती है। वेरी नाइस। एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन ट्री में भी हम लोग ये बहुत कोशिश करते हैं कि वी फील दैट वी नीड टू बिल्ड द कल्चर। तो मतलब कैसे इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज है, मैंने तुम लोगों को भी देखा है कि तुम और विपिन जो है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो झाड़ूपन से लगे हुए हो कि टू बिल्ड द कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मुझे लगता है कल्चर बहुत जरूरी पार्ट है। जैसे हम लोग फैमिली कल्चर देखते हैं, सब चीज देखते हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर है। तो मतलब हाउ सच इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स दे हेल्प इन बिल्डिंग द कल्चर। ठीक है, मतलब कल्चर ना एक बड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और सॉफ्टवेयर तो उसमें एक रोल है, और इस पे जैसे बड़े होते हैं सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक बात है। लेकिन सॉफ्टवेयर तो उसमें, लेकिन जो कम्युनिकेशंस है, और इसे हम लोग की इंडस्ट्री में कहा जाता है कि भाई जो तुम्हारा कंपटीटर है वो सब कुछ कॉपी करेगा। ठीक है, वो जैसे भाई आईफोन है कि कितने आईफोन घूम रहे हैं मार्केट में, वो जो कॉपी नहीं कर पाएगा वो कल्चर कॉपी नहीं कर पाएगा। सही बात। उसको ऐसा नहीं है गया और जाके वो कर दिया। तो कल्चर में से बहुत सारी चीजें हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग जैसे बड़े हो जाते हैं कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और हमें कई बार अपने आप को काइंड ऑफ वापस जाते हैं कि कैसे और अच्छा किया जाए। लेकिन जो एक चीज अभी जो हम रिसेंटली और ज्यादा, जब हम 500 प्लस साइज पे हम सोच रहे हैं, तो उसमें ये है कि धीरे धीरे हम ये करना है कि हम काइंड ऑफ वही जो है कि हम ये सोच रहे हैं कि जैसे वही फीडबैक है, जैसे अभी बीच में ऐसा कि भाई फीडबैक है तो मैनेजर जैसे फीडबैक दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैनेजर भी अपने डे टू डे में बहुत बिजी है, और किसी को एक है कि बुला के ये कह देना कि हाँ थोड़ा इंप्रूव कर लो, उनके ज्यादा कन्वीनियंट है देन कि वो सॉफ्टवेयर में फीड करे। उनको लगता है मैं सॉफ्टवेयर में फीड कर रहा हूँ तो बहुत नेगेटिव जा रहा हूँ, तो कई बार वो उसको अवॉइड करते हैं। तो हम क्या कि भाई इवेंट डिसाइड कर लो, और हम जितना ज्यादा हम ऑटोमेटिक करते जाएं, मतलब ह्यूमन डिपेंडेंट ना रहे अपने पूरे, हम इवन कल्चर को भी, कल्चर बड़ा मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो कई सारी चीजें आ जाती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि भाई उसको फ्रीक्वेंट फीडबैक मिले। ये भी वन ऑफ द वेरी की पॉइंट है कल्चर बिल्डअप के लिए, या हम कहें कल्चर को वैसे डिफाइन करें कि एक बंदे को मैंने हायर किया, इसको मैं 4 साल में मैं किस टाइप का आदमी चाहता हूँ, तो उसमें यह है कि इसको यार फ्रीक्वेंट फीडबैक नहीं गए, गुड एंड बैड दोनों, तो ये वहां तक नहीं जा पाएगा जहां तक हम भेजना चाहते हैं। अब फीडबैक में क्या है, गुड तो मैनेजर दे देगा, गुड तो जब अच्छा करेगा मैनेजर दे देगा, लेकिन बैड फीडबैक को बचते हैं लोग। तो इसमें हमने क्या कि भाई इंसिडेंट डिसाइड करो, जैसे इंसिडेंट हुआ कि एक डेडलाइन मिस हो रही है, कोई डेडलाइन मिस हुआ, तो अब है कि नहीं ना, एक हमने अपना इंटरनल बना रखा है कि भाई ये इंसिडेंट हुआ है तो तुम इसको जस्टिफाई करो, किसकी वजह से मिस हुआ। करेक्ट। तो अब उसके लिए मजबूरी होगी, इससे पहले है कि भाई उसका ह्यूमन है कि हाँ चलो अब उसका है भाई रेगुलर फीडबैक दिया करो। तो कई बार होता है यार 2-3 महीने में कहते हैं यार, तो एक हमारा पूरा इंटरनल पोर्टल जहाँ पे दिखता है कि किसने क्या क्या फीडबैक दिया है, तो यार तुमने फीडबैक बहुत कम दे रहे हो, ठीक है, या सिर्फ गुड दिए पड़े हो, बैड तुम पर्सनल। और ये चैलेंज मैं कल्चर का पार्ट इसलिए मैंने पूछा क्योंकि जनरली मतलब एम्प्लॉइज में होता भी है कि इट इज अ गुड थिंग आल्सो कि मतलब नोबडी लाइक्स टू से समथिंग व्हिच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ तुमने क्यों नहीं किया,
ये चीज तुमने गलत की, है ना, मतलब ये क्वेश्चंस भी लोग नहीं पूछना चाहते हैं, उनको लगता है कहीं सामने वाला बुरा न मान जाए, इवन इफ समवन इज सबऑर्डिनेट ओनली, तो वो मतलब इस चीज को, इस तरह के टूल्स जो है वो मतलब कैसे अवॉइड कैसे करते हैं। तो एज यू राइटली मेंशन कि माइलस्टोन डिफाइन करना जरूरी है, कि नहीं हुआ है तो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन जरूर दे। तो वही कई सारे ऐसे हमने ट्रिगर और इवेंट डिसाइड कर लिए कि भाई डेडलाइन मिस हो रही है, या हम कह रहे हैं कि जैसे हमने कहा लीव नंबर कुछ ज्यादा हो गए हैं, कुछ जो वर्किंग आवर्स कुछ कम हो रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, उसमें जो पेनल्टी क्लॉज है वो है, लेकिन कई लोग इतने हो जाते हैं कि भाई तुम लगाते रहो पेनल्टी। अच्छा, बहुत ढीठ हो जाते हैं, और ढीठ भी गए, मतलब somehow they become comfortable कि यार मैं 10,000 रुपए कट भी जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे सुबह ना उठा जाएगा, और वो कह नहीं पा रहे तो चल रहा है। तो वहां पे भी है कि नहीं यार इसको इग्नोर नहीं करो, तो वो इंसिडेंट बन गया, चाहे एचआर से इंगेज करके, यदि देयर इज सम क्रिटिकल प्रॉब्लम, कोई बहुत दूर से आ रहा है तो भाई उसकी शिफ्ट ही चेंज कर दो, 9:30 से 11 कर दो, उसको ढीठ मत बनने दो, ढीठ बनना बहुत अजीब सी कैटेगरी आ जाती है। तो कल्चर का जो गेम है वो हमें सॉफ्टवेयर को ऐसा तो रखना पड़ेगा कि भाई वो ट्रिगर रेज करे, मतलब समवन हैज टू मे बी आई थिंक एनालाइज द डेटा और द फीडबैक। लेकिन अब जो है ना भाई, अभी जैसे हम क्या, जैसे इसी मैं इवन ओडू के इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में ये पिच करता हूँ लोगों को कि व्हाटएवर आई एम गिविंग द बजट एंड ऑल दिस, ये फर्स्ट फेज का ओडू इम्प्लीमेंटेशन, इसकी कुछ लिमिटेड आ रहा है, मतलब इसके भी बेनिफिट्स हैं, ये तो काइंड ऑफ फर्स्ट स्टेज है, लेकिन आपको मजा तब है जब आप ओडू एक्सप्लॉयटेशन करो। ये थोड़ी सी वैसी पिच है जो जनरली लोग नहीं करते हैं। तो जब है कि आप ठीक है, आपने स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर लिया, अब अपनी जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपको मे बी लग रहा है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैनेजर फीडबैक नहीं दे रहा है, आपको सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोल्यूशन यहां से निकालूंगा कि मैं यहां से, क्योंकि यदि सॉफ्टवेयर में वो घुस गया तो वो ह्यूमन इमोशन को थोड़ा साइड में रख दिया। तो वैसे जैसे ना कि जो आपने कहा कि अभी ठीक है, अभी तो डेटा वहां जनरेट हो रहा है, लेकिन अब हम एआई को यूज करके हम ये भी कर सकते हैं कि भाई किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो एआई जो इंसाइट, एक्शनेबल इंसाइट जिसे कहते हैं, वो खुद ही कह रहा है कि नहीं यार यहाँ यू नीड टू टेक एक्शन हियर। एक है कि पहले डेटा देख रहा हूँ, फिर उससे मैं एक्शन पे आ रहा हूँ, मैनुअल की बजाय अगर बहुत उसको। दूसरा है कि नहीं डेटा तो देख लिया खुद ही, वो कह रहा है भाई यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है, तो वहां पे जो जिसको फिर एज ए टास्क असाइन हो गया, तो उसको तो भाई कुछ करना ही है। तो वो मैं ओडू एक्सप्लॉयटेशन फेज कहता हूँ कि भाई आपकी पूरी कंपनी ओडू पे आ गई है, ठीक है, आपका पूरा डेटा उसमें हो रहा है, नाउ अब हम आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या उस पे जाते हैं। वेरी नाइस। तो वो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी वो ओडू एक्सप्लॉयटेशन, वो सेकंड स्टेज में जानी चाहिए। वेरी नाइस। कई बार जो बहुत बजट कंस्ट्रेंट में चले जाते हैं, तो लेकिन मस्त जो आरओआई आता है, इवन जैसे हमारे लिए, यदि आज वही एक ओपन सोर्स के एक और बेनिफिट ये है कि यू आर नॉट डिपेंडेंट। जैसे अभी कुछ एक कंपनी में नाम नायरा है, कुछ नाम से कंपनी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने मेल बंद कर दिए, वो रशियन कंपनी पेट्रोल वाली है, तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग ना पेट्रोलियम, कि आप मान लो एसएपी का वो यूज कर रहे हो और कुछ यूएस ट्रम्प जी को कुछ प्यार आ गया, उन्होंने कुछ कर दिया, दैट इज वेरी अनएथिकल। मतलब आप किसी कंपनी के ऑपरेशंस बिजनेस में ही आप घुस जाए तो मतलब ऐसे तो फिर ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो बेनिफिट विद दिस काइंड ऑफ ओपन सोर्स कि अल्टीमेटली यू हैव द पावर, राइट, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वो बिल्कुल मतलब आपका, और वो जो सैस में हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता, और स्पेशली जैसे हम कहें, जैसे छोटी, जैसे कोई छोटी मोटी चीजों के लिए हम सैस यूज कर रहे हैं, दैट्स ऑल गुड, क्योंकि चलो बंद हो जाएगा तो हम कल रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज यदि हमारा ओडू कुछ समय के लिए स्लो होता है ना, तो हमारे ऑफिस में कोहराम मच जाता है कि लोग टास्क स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। और सुबह सोचिए ना कि 500 अटेंडेंस खटखट लग रही होती है, विद इन 10 मिनट के टाइम में 500 एंट्रीज वो तुरंत हो रही होती है। तो हमें बहुत ही क्रिटिकल रहता है कि भाई नहीं, तो वी आर सो मच डिपेंडेंट, लेकिन है कि चलो अपना सर्वर है, अपने हर चीज है, तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मीनिंगफुल और मेरी में आई थिंक एक्सपीरियंशियल कन्वर्सेशन रहा है मेरे लिए, तो एटलीस्ट आई एम होपफुल कि लोगों के लिए भी रहा होगा। बिफोर वी क्लोज, एक हमारा रैपिड फायर राउंड भी है, तो विल हैव सम सर्टेन क्वेश्चंस, यू जस्ट रिप्लाई देम इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मतलब व्हाट इज द मोस्ट इमोशनल थिंग वेदर इट इज लिविंग और डेड, क्या है तुम्हारे लिए? जनरली मेरा अटैचमेंट चीजों से बहुत कम है, मतलब समहाउ मैं विद टाइम और उसको कम करता गया हूँ। ओके, तो मेरी चीजों से अटैचमेंट मतलब थोड़ी ऑप्टिमाइज्ड है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि
कोई ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन जो कि तुम्हें लगता है कि यू वांट टू रिविजिट अगेन एंड अगेन? मैं कई बार जोकली बहुत सीरियसली कहता हूँ कि मुझे आप 1-2 बीघा बाउंड्री दे दो, 1-2 बीघा बाउंड्री दे दो और नेटवर्क लगा दो, ठीक है, और कहो जिंदगी भर से बाहर नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। लेकिन मैं ईयरली एक ट्रिप करता हूँ बच्चों के लिए। अच्छा। तो वो ट्रिप मेरे लिए मैं एज ए पर्सनल ट्रिप नहीं काउंट करता। मुझे लगता है आई एम अ मैनेजर, तो एट द एंड मुझे लगता है सिर्फ 2 चीज मैटर करती है, हर चीज बाकी सब बकवास है। मतलब अल्टीमेट तो कुछ मैटर नहीं करता, आप यूनिवर्स लेवल पे देख लो। हाँ, तो बिल्कुल कीड़े से ऊपर कुछ नहीं हो। सही बात। तो वैसे यूनिवर्स लेवल पे भी आप डस्ट तो कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी यदि वो है तो सिर्फ 2 चीज मैटर करती है। मैं कहता हूँ हैप्पीनेस एंड इम्पैक्ट। तो यदि एक आदमी हैप्पी है, जो भी है जहां भी है हैप्पी है, 0 भी इम्पैक्ट है, वो भी ठीक है। तो 2 चीज ही 2 डायमेंशन है, हैप्पीनेस एंड इम्पैक्ट, ठीक है। जो मतलब हैप्पी है वो भी सही है, इम्पैक्टफुल है वो भी सही है, हैप्पी एंड इम्पैक्ट है फिर तो वो मोक्ष जी रहा है, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो तीसरा क्वेश्चन है कि लेटेस्ट कोई हैबिट जो तुमने एक्वायर की हो, गुड और बैड बोथ? गुड में मतलब एक्चुअली जैसे मैं पहले बीच में चेस में एक्टिव हुआ था। अच्छा। मेरा बचपन का प्रेम जागा था लेकिन फिर एआई आ गया। तो मैं कहा यार चेस में चीजें सीखने से बेटर है, चेस का इम्पैक्ट नहीं है। तो मैंने एआई थोड़ा देखना शुरू किया, थोड़ा मैं रोबोटिक्स और थोड़ा हार्डवेयर साइड में भी जाना शुरू किया हूँ। तो एनी आर यू अ बुक रीडर आल्सो? मैंने कई बार मतलब उस फेज में गया हूँ। नहीं मैं फेज में गया हूँ, बुक रीडिंग की है। लेकिन आई गेस फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर में उतना मतलब रेगुलर रीडर नहीं हूँ। तो एक्चुअली मेरे साथ ये हमेशा है कि इफ आई एम डूइंग समथिंग, मेरा उसका एक रीजन होना चाहिए। मैं आपको देख के नहीं करूंगा कि अच्छा आप कह रहे हो कि बुक रीडिंग बड़ी अच्छी चीज है, तो मुझे भी रीजन मिल जाए। तो बुक्स मेरे जिंदगी में बहुत रोल प्ले की है। लेकिन मैंने बुक बहुत पढ़ी है, मतलब मैंने गूगल पे बहुत बुक पढ़ी है, गूगल में एक वर्क रूल्स करके है, मतलब कई सारी बुक्स पढ़ी हैं। लेकिन बुक से ज्यादा मैंने ना जो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग रहा है वो मैंने एक पहले एक सॉफ्टवेयर आता था गूगल रीडर करके, गूगल रीडर, अब वो बंद कर दिया, सॉफ्टवेयर में बंद कर दिया। नॉर्मल सा जैसे होता है ना कि काइंड ऑफ एग्रीगेटर सॉफ्टवेयर होते थे कि भाई सारे ब्लॉग फीड जो आरएसएस फीड होते थे सारे ब्लॉग को एक साथ कर लेते थे। तो मैंने गूगल रीडर में अपने इंटरेस्ट टॉपिक डाल दिए थे। तो जो मैं सेकंड ईयर में मैंने खूब पढ़ा है अपने, शाम को बैठता था सारे टॉपिक, तो मैं एक दिन में शायद 100-200 यूआरएल उसका हिस्ट्री दिखाता था, आपने 200 यूआरएल पढ़े। तो उससे उस समय बहुत ये हुआ है कि जो आप सोच रहे हो कनेक्ट हुआ है। तो मैं आई एम गुड रीडर, लेकिन आप मुझे कोई बुक रिकमेंड करो तो कल जाके मैं पढ़ूंगा नहीं, बाई कर लूंगा, कहीं ऐसे से पढ़ता रहूंगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स अ मुझे तो पढ़ना चाहिए, अपने टेस्ट और मन के साथ पढ़ना, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पॉडकास्ट में जो भी चीज हम लोगों ने एक नॉर्मल फ्लो की तरह जो चर्चा की है, उससे आप लोगों को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। ओपन ईआरपी एज ए सॉफ्टवेयर जो विनय ने पूरी तरीके से अपने यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट किया, हमारे यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर बहुत सारे छोटे जो या लघु उद्योग या जो इस तरह के जो भी एमएसएमईज और एसएमईज के लिए अपने यहाँ पे इस तरीके के टूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उससे जो स्ट्रक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेस में, आपका जो पोटेंशियल है या आपका जो टाइम है वो इश्यूज को फाइंड आउट करने में ना लगा करके बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगाएं। आई थिंक यही इंटेंट है इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी का। आशा है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, और इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरीज और सजेशंस और फीडबैक, प्लीज राइट टू अस ऑन आवर ईमेल social@greentree.global। अगर हमारे गेस्ट से आपको कनेक्ट करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उनका इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी हम उसको जरूर उसमें मेंशन करेंगे। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू विनय डायरेक्टली। आप इस तरीके से अपने फीडबैक को देते रहिए, हमारे पॉडकास्ट को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। अंटिल नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।